दिस इज चांदनी दिनानी वेलकमिंग यू टू मैग्नेट ब्रेन्स। और अब हम डिस्कस करने वाले हैं द एनसीईआरटी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन योर चैप्टर मिट्जबिल द ऑटर। तो बिफोर वी बिगिन डिस्कसिंग द क्वेश्चंस, कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं व्हाइल आंसरिंग एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन जो इस चैप्टर को बिलोंग करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो भाई आपको पता होना चाहिए कि चैप्टर का नाम क्या है, इस चैप्टर में गिवन पोएम का नाम क्या है एंड द ऑथर एंड द पोएट रिस्पेक्टिवली। क्लियर? तो सबसे पहले तो इस चैप्टर का नाम क्या है, मिट्जबिल द ऑटर, और इसे लिखा किसने है, गैविन मैक्सवेल ने। और यही क्या है भाई, स्टोरी के नरेटर भी हैं, यही हैं जो अपनी स्टोरी हमको बता रहे हैं। नेक्स्ट जो है इस चैप्टर की पोएम फॉग, वो लिखी है कार्ल सैंडबर्ग ने, तो आपको इतना पता होना चाहिए। क्लियर? अब फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं भाई स्टोरी पे। तो स्टोरी में आपको पता है कि इस पूरी स्टोरी को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, बेस्ड ऑन द सीन्स, कि पहला सीन ये है, सेकंड सीन ये, थर्ड सीन ये एंड रिस्पेक्टिवली फोर्थ सीन ये, राइट? तो स्टार्टिंग ऐसे होती है कि भाई इस चैप्टर में मिट्जबिल जो है वो एक ऑटर है। ऑटर क्या है भाई, एक एनिमल, जो कि इस चैप्टर में बहुत अच्छे से बताया भी है कि वो कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है और कौन से एनिमल्स हैं जो इस ग्रुप में इंक्लूडेड हैं। क्लियर? अब इस स्टोरी में जो हमारे ऑथर हैं या नरेटर कह लीजिए, गैविन मैक्सवेल, इन्होंने रिसेंटली अपना कोई डॉग है जो खोया है। ठीक है, इनका एक डॉग था जॉनी, और डेफिनेटली अगर किसी का भी कोई पेट होता है तो हम एक बहुत सा बॉन्ड या एक बहुत सा कनेक्शन फॉर्म कर लेते हैं, और अनफॉर्चुनेटली अगर वो पेट इस अर्थ को छोड़ के चला जाता है तो बहुत ज़्यादा डिसहार्टन फील करते हैं उसके ओनर्स, राइट? सेम चीज़ हुई है हमारे ऑथर के साथ। इन्होंने अपने डॉग जॉनी को खोया है और इसीलिए वो बहुत ज़्यादा लोनली फील करते हैं, सैड फील करते हैं, और इन्होंने डिसाइड किया है कि भाई मुझे एक और पेट तो चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक बार जब आदत हो जाती है ना कि हम किसी पेट को डोमेस्टिकेट कर लेते हैं, रखते हैं, पालते हैं, केयर करते हैं उसकी, तो ऐसा लगता है एक फैमिली का मेंबर है वो। और अगर कोई फैमिली का मेंबर आपसे दूर हो जाता है अनफॉर्चुनेटली, तो डेफिनेटली आप बहुत मिस करते हो उसको, राइट? और अगर आपके पास ऐसा कोई तरीका हो जिससे आप उसको वापस ला सकते हो तो व्हाई नॉट। तो वो तरीका क्या है भाई, कि ये फिर से एक और पेट को ले आए। बट डेफिनेटली यहाँ पर जो ऑथर हैं वो ये डिसीजन लेते हैं कि मैं एक पेट तो ओन करूँगा बट एक डॉग को ओन नहीं करूँगा, क्योंकि कोई भी डॉग अगर वो रखते हैं वापस, कोई भी डॉग को वो लेकर आते हैं, उसकी केयर करते हैं, तो डेफिनेटली वो डॉग जो है, इनके डॉग जॉनी की इनको याद दिलाएगा, राइट? तो ये क्या डिसीजन लेते हैं कि भाई मैं डॉग या कैट इन सबको नहीं लेने वाला, मैं एक ऑटर को पालूंगा। क्लियर? अब इसी चीज़ को ये अपने फ्रेंड से ऐसे कैजुअल वे में, जैसे हम कुछ नॉर्मली बातचीत निकल जाती है, सेम वे में ऑथर जो है अपने फ्रेंड से कैजुअली बोलते हैं कि भाई मुझे एक ऑटर को डोमेस्टिकेट करना है या ऑटर को लेकर आना है, जैसे मैं ध्यान रखूंगा, यानी मुझे अपना पेट बनाना है ऑटर को। ठीक है, तो इनके जो फ्रेंड है वो भी कैजुअली इनको रिप्लाई बैक करते हैं कि अगर तुम्हें ऑटर चाहिए तो गो टू टिग्रिस मार्शेस और वहां से एक ऑटर ले आओ, क्योंकि टिग्रिस मार्शेस में जैसे मॉस्किटोज हर जगह मिल जाते हैं आपको बहुत ज़्यादा नंबर में, बहुत कॉमनली, सेम वे में ऑटर्स जो हैं वो टिग्रिस मार्शेस में आपको बहुत इजीली मिल जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे रहने वाले अरब्स जो हैं वो यूजुअली ऑटर्स को टेम करते हैं। ठीक है, तो ये जो है इनके दिमाग में बात रहती है। अब ये जो हमारे ऑथर हैं गैविन मैक्सवेल और इनके जो फ्रेंड हैं, ये दोनों जा रहे हैं बसरा। किस लिए? काउंसलेट जनरल जो है वहां पर इनका कोई मेल का रिप्लाई आने वाला है और इनको उस मेल का जवाब भी भेजना है। तो ये दोनों जब पहुंचते हैं तो इनको पता चलता है कि भाई जो ऑथर है हमारे, इनके फ्रेंड का तो मेल आ जाता है बट इनका मेल अभी जो आंसर है वो नहीं आया होता। तो ये क्या डिसीजन लेते हैं कि मैं कोशिश करूंगा या वेट करूंगा कि भाई रिप्लाई आएगा, बट नहीं आता तो ये कॉल करने की कोशिश करता है। अब उस समय पे, ये बहुत पहले की स्टोरी है, 1956 की बात है, तो तब जो है ये कॉल करने के लिए इनको 24 आवर्स पहले बुकिंग करनी पड़ती थी। एक दिन पहले आपको एडवांस में बुक करना पड़ता है जहां भी आपको कॉल करना है, और उसके बाद आप कॉल पे बात कर सकते हो। तो इनके लिए ऐसा हो रहा था ना, एक तो 24 आवर्स पहले एडवांस में बुकिंग करो, फिर जब इन्होंने कॉल किया तो कभी कोई रिलीजियस प्रॉब्लम होती थी, उस रिलीजियस रीजन होता था जिसकी वजह से छुट्टी वगैरह होती थी, हॉलीडे होता था तो ये कॉल नहीं लगा पाते थे। कभी ऐसा होता था कनेक्शन टूट जाता था, कभी ऐसा होता था ब्रेक डाउन हो जाता था। तो बहुत 3 दिन तक यही चलता रहा, कोई ना कोई कारण से उनका कॉल नहीं लग पाता था। क्लियर? अब क्या होता है, ये डिसीजन लेते हैं कि भाई ठीक है मुझे तो रुकना ही पड़ेगा अपने मेल के जवाब के लिए, पर इनके जो फ्रेंड हैं वो चले जाते हैं। ठीक है, अब ये वेट कर रहे हैं अपने मेल के रिप्लाई के लिए। सडनली क्या होता है ना, आफ्टर 5 डेज इनको अपने मेल का रिप्लाई आता है
और ये रिप्लाई लेकर वो अपने रूम में जाते हैं, काउंसलेट जर्नल में, यहाँ जहाँ पर भी रह रहे हैं वहाँ अपने रूम में जाते हैं। और अपने रूम में क्या देखते हैं ये कि दो अरब्स हैं, वो बिल्कुल स्क्वाटिंग पोजिशन में यानी नीज बेंड करके बैठे हुए हैं, और उनके पास एक सैक रखा हुआ है, एक बोरी रखी हुई है, जिसको देख के बार बार लग रहा है कि उसमें कुछ तो ऐसा है जो मूवमेंट कर रहा है, कि बार बार वो सैक जो है वो ट्विस्ट हो रहा है। अब यहाँ पे क्या होता है ना, जैसे ही अरब्स इनको देखते हैं तो इनको एक नोट पकड़ाते हैं और एक सैक जो था वो इनको देते हैं। उस नोट में लिखा होता है हेयर्स योर ऑटर, ठीक है। और ये नोट किसने लिखा होता है, इनके फ्रेंड ने, यानी गैविन मैक्सवेल जो हैं इनके फ्रेंड इनके लिए एक ऑटर ऑलरेडी लेकर रख चुके होते हैं, एंड एज अ गिफ्ट जो है वो इनको देकर जाते हैं। क्लियर। तो ये तो था कंप्लीट कि किस तरीके से ऑटर जो है इनकी लाइफ में आता है। अब क्या होता है भाई, ऑटर को तो इन्होंने ले लिया, ये वापस आ जाते हैं। तो ऑटर जो है उसे ऑब्वियसली, या कोई भी एनिमल हो, आप ही क्यों ना हो, ह्यूमन बीइंग ही क्यों ना हो, जब हम कहीं नई नई जगह पे जाते हैं तो हमको टाइम लगता है अडेप्ट होने में, राइट। सेम वे में जो ऑटर है उसको भी अडेप्ट होने में थोड़ा बहुत टाइम लग रहा था। तो वो क्या कर रहा था ना, बिगनिंग में वो ऑथर के बेड पे नहीं सोता था, वो बेड से बिल्कुल दूर, जितनी दूर हो सके उतनी दूर फ्लोर पे जाके सो जाता था। बहुत अलूफ और इनडिफरेंट बिहेव कर रहा था, यानी बहुत अलग अलग रहता था, डिस्टेंस पे रहता था ऑथर से। मे भी उसको समझ नहीं आ रहा था ना कि ये कौन है, इनको पहली बार देख रहे थे वो, और डेफिनेटली उसको ये भी लगता होगा कि मैं कहाँ आ गया हूँ। क्योंकि देखो ऑथर, ऑब्वियसली ऑथर ने डिसीजन क्यों लिया कि मैं ऑटर ही पालूँ, क्योंकि ऑटर जो है वो पानी वाली जगह पर रहते हैं, ठीक है। और जहाँ ऑथर रहते हैं ना, कैमोस्फियर में, वहाँ पर बस थोड़े से ही डिस्टेंस पे, यानी ऐसा बोला गया है कि अगर आप एक स्टोन फेंको तो इतने से ही डिस्टेंस पे, जितनी दूर तक स्टोन चला जाएगा ना, पानी पानी है, ठीक है। तो ऑटर के लिए बेस्ट जगह होगी, क्योंकि उसको पानी बहुत पसंद है, उसको पानी चाहिए ही होता है। तो वहाँ पर जो प्लेस थी वो भी कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही थी इस फैक्ट को कि ऑटर को क्यों नहीं रख लिया जाए। तो ऑथर जो है वो सोचते हैं कि डेफिनेटली दिस इज़ अ वेरी गुड आइडिया, और ये एक्सपेरिमेंट, यानी कि कोई और पेट होता तो कोई एक्सपेरिमेंट की बात नहीं होती, बट डेफिनेटली ऑटर को वो पहली बार एज अ पेट ले रहे थे, तो डेफिनेटली उनके लिए एक एक्सपेरिमेंट था। और वो सोच रहे थे कि ये सारी जो कंडीशंस हैं जहाँ मैं रहता हूँ, मेरी जो मर्जी है, हर कोई चीज़ जो है सपोर्ट कर रही थी इस फैक्ट को कि वाई नॉट गो फॉर अ ऑटर। क्लियर। अब जो है ऑटर जो है, इसको ऑब्वियसली पहले बिगनिंग में तो टाइम लगा टू अडेप्ट, बट धीरे धीरे ना ये इसने क्या किया, ये पूरी जो अपनी आसपास की सराउंडिंग्स हैं जहाँ पे भी ये रह रहा है उसमें ये इंटरेस्ट लेने लगा, और इसने अपना डिसइंटरेस्ट जो है वो धीरे धीरे कम कर दिया। वन फाइन डे क्या हुआ कि ये जो है, इनफैक्ट सेकेंड डे की जो रात थी, सेकेंड नाइट जो थी ऑटर की उस घर में, वो जो है जाकर सो गया। कहाँ पर, ऑथर के बेड पे गया वो, और क्रूक्स, यानी कि हम जब पैर को बेंड करते हैं तो जो हमारे नी के नीचे की जो स्पेस होती है उसे हम बोलते हैं क्रूक, तो वहाँ पर जो है ये ऑटर जाके सो गया। क्लियर। अब सुबह जैसे ही हमारे जो ऑथर हैं उनके सर्वेंट इनके लिए चाय लेकर आए, टी लेकर आए, तब तक वो यहाँ पर सो रहा था। क्लियर। तो यहाँ से क्या समझ आ रहा है कि धीरे धीरे वो इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर रहा है अपने ओनर में भी और अपनी सराउंडिंग्स में भी। अब क्या होता है, जो ऑथर है वो कोशिश करते हैं भाई कि उनको पता है कि इसको पानी बड़ा पसंद है, तो इसको एक इसकी बेल्ट बनाते हैं, बेल्ट पहनाते हैं और उसके थ्रू उसको लेकर जाते हैं इन द बाथरूम, और जो बाथ टब है उसमें बहुत सारा पानी वगैरह ओपन कर देते हैं और इसको छोड़ देते हैं। अब ऑटर क्योंकि उसको पानी से बहुत प्यार है भाई, वो रहते ही पानी में, तो बहुत मस्ती करता है, वो बहुत ज़्यादा पानी वानी उछालता है, स्प्लैश करता है। और उसकी एक आदत थी, ऑथर बोलते हैं कि अगर उसके सामने एक बोल ऑफ वाटर रख दो तो वो दो चीज़ें करेगा, या तो पूरा का पूरा बोल ही वो ओवरटर्न कर देगा, पूरा उल्टा देगा ताकि सारा पानी जो है वो बाहर गिर जाए, या फिर वो इतनी बार उसमें स्प्लैश करता है कि एक एक बूंद जो है जब तक बाहर नहीं आ जाती वो स्टॉप नहीं करता। क्यों? क्योंकि ऑटर्स का मानना है ऐसा ऑथर का पर्सपेक्टिव है कि ऑटर्स की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि दे थिंक कि पानी मतलब मूवमेंट, यानी अगर पानी है, वाटर है, तो इट शुड कीप मूविंग, इट शुड नॉट बी स्टिल, रुका हुआ नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर पानी रुका हुआ होता है तो वो ऑटर्स के लिए बहुत प्रोवोकिंग सा हो जाता है, यानी उनको गुस्सा दिलाता है। और जैसे ही रुका हुआ पानी दिखता है ऑटर को, तो वो इतने बार उसमें एक्शंस करता है जिससे पानी में मूवमेंट आ जाए और पूरा पानी फ्लो कर जाए। क्लियर? तो ऐसे धीरे धीरे ऑटर का इंटरेस्ट डेवलप होने लगता है। अब क्या होता है, ऑथर को जब तक ये लोग बिल्कुल अच्छे से इनका टाइम लाइफ स्पेंड हो रहा है, अब ऑथर को टेंशन हो रही है किस बात की, कि इनको वापस जाना है, लंदन जाना है इनको, और वहाँ पर ऑटर के साथ ट्रैवल करना थोड़ा इशू हो सकता है। ऑब्वियसली बहुत लंबी जर्नी होती है, और पूरी जर्नी में आप एक ऑटर को लेकर जा रहे हो इन फ्लाइट, तो डेफिनेटली कोई भी एनिमल लेके जाओ थोड़ा बहुत इशू हो सकता है। क्लियर? तो ये जो है थोड़ा बहुत इंक्वायरी करते हैं, एंड ब्रिटिश एयरलाइंस जो हैं वो डेफिनेटली उनको मना कर देती हैं। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश एयरलाइंस में एनिमल्स के साथ फ्लाई करना
अलाउड नहीं है। तो एनिमल्स की फ्लाइंग अलाउड नहीं है, तो भाई ऑटर को कैसे ले जाते हैं वो। तो ब्रिटिश एयरलाइंस का प्लान कैंसिल होता है और ये कोई दूसरी एयरलाइन बुक करते हैं जो पेरिस जाएगी पहले, फिर पेरिस से लंदन, ठीक है। अब इस एयरलाइन की एक कंडीशन होती है कि आपको 18 इंचेस से ज़्यादा बड़ा बॉक्स ना हो, ऐसे बॉक्स में ऑटर को पैक करके लाना है। तो ऑथर क्या करते हैं, एक बॉक्स बनवाते हैं, उसमें पियर्सिंग वगैरह होल वगैरह कर देते हैं ताकि एयर जाए अंदर, बिकॉज ऑटर कैन ब्रीथ, सफोकेट ना हो। और फिर उसमें ऑटर को 1 घंटा पहले, यानी एयरपोर्ट के लिए 1 घंटा पहले निकलने के पहले ऑटर को उसमें बिठा देते हैं, ताकि ऑटर जो है वो उसमें अकस्टम्ड हो जाए, अडेप्ट हो जाए, फैमिलियर हो जाए कि भाई यही है फ्यू आवर्स के लिए उसकी प्लेस। तो वो उसको वहाँ बिठाकर चले जाते हैं और वो उनको क्या है, भूख लगती है, तो जल्दी से खाना वाना खा लें वो, ताकि टाइम पे निकले फ्लाइट के लिए। तो वो खाना खाने चले जाते हैं ऑटर को उस बॉक्स में रखकर। अब जब ये वापस आते हैं ना, तो एक बहुत शॉकिंग सा इनको सीन दिखता है, और उसमें क्या होता है कि बॉक्स में जो होल्स लगे हुए हैं वहाँ से थोड़ा बहुत ब्लड निकल रहा होता है, और अंदर से बिल्कुल भी मूवमेंट या आवाज़ कुछ आ नहीं रही होती, बिल्कुल साइलेंस होता है। तो ऑब्वियसली इतना अगर हम भी सुनते हैं तो हमको क्या लगता है कि डेफिनेटली कुछ अनफॉर्चुनेट हो गया है बॉक्स के अंदर। तो ऑथर भी क्या करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी पूरा बॉक्स जो है वो फाड़ देते हैं, पूरा लॉक खोल देते हैं, विप ऑफ कर देते हैं, और फिर वो देखते हैं कि जो ऑटर है उसने इतनी ज़्यादा उसको बाहर निकलना था, तो उसने बहुत कोशिश की इस बॉक्स को टीयर करने की, और इस वजह से उसको लग गया, उसको इंजरी हो गई, और जिस वजह से उसकी पूरी बॉडी पे ब्लड स्पॉट्स थे, क्लियर। और वो जैसे ही देखता है अपने ओनर को, तो वो जाता है और उनके पैर पे गिर जाता है। क्यों, मतलब पकड़ लेता है अपने ओनर के पैर को। मे बी वो डर गया था कि उसके ओनर ने उसको छोड़कर कहीं चले गए हैं, या फिर एक ऐसी बंद बॉक्स में, ऑब्वियसली आप इमेजिन करो एक एनिमल को बॉक्स में बंद करो जिसको घूमने की आदत है, राइट। तो उसके लिए वो भी चीज़ बहुत ज़्यादा डरावनी टाइप हो गई होगी, मे बी वो बहुत शॉकिंग होगा एनिमल के लिए। तो वो थोड़ा बहुत ज़्यादा हर्ट हो गया था अंदर से मे बी, और इस तरीके से वो आवाज़ें कर रहा था जैसे लग रहा था कि वो बहुत पेन में है, सैड है, क्लियर। तो ऑथर के पास भाई अब कोई ऑप्शन होता नहीं है, वो ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके होते हैं एयरपोर्ट के लिए। 5 माइल्स का डिस्टेंस कवर करना है उनको, और सिर्फ 10 मिनट्स बचे थे फ्लाइट के टेक ऑफ के लिए। तो ये जैसे तैसे उस बॉक्स को, उसकी लिड को, ऑटर को उसी में रखकर उसी तरीके से लेकर जाते हैं, और फिर एक कैब वैब करते हैं, उसमें बैठते हैं। और ड्राइवर भी बहुत ही अनोखा है इसका, बहुत यूनिक है, इस तरीके से गाड़ी चलाता है जैसे कि जब वो टर्न लेता है तो ऐसा लगता है एक रिशोशेटिंग जो बुलेट होती है जिसका एक डायरेक्शन फिक्स नहीं होता, वो किसी को टच करता है जब टारगेट को तो उसका डायरेक्शन चेंज होता है बुलेट का। तो सेम चीज़ जो है ड्राइवर के साथ हो रही थी कि वो इस तरीके से ड्राइव कर रहा था कि जैसे ही वो टर्न कर रहा है तो इस तरीके से वो टर्न करता है कि ऐसा लगता है पूरा डायरेक्शन ही एकदम से पता नहीं क्या हो गया हो, यानी बहुत स्पीड में चलाता है वो गाड़ी। और फाइनली ये पहुंच जाते हैं एयरपोर्ट। अब जैसे ही एयरपोर्ट पहुंचते हैं, वहाँ के लोग ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, क्योंकि आपकी टाइमिंग होता है कुछ कि आपको 1 घंटा या आधा घंटा पहले पहुंचना चाहिए एयरपोर्ट पे, जितने भी सिक्योरिटी वगैरह पास करनी होती है वो करो, फिर जाके आप वेट करो, दैट इज़ मोर अप्रोप्रिएट, क्योंकि बाकी जो पैसेंजर्स हैं उनका भी टाइम वेस्ट होता है। तो यहाँ के जो ऑफिशियल्स थे वो बहुत ज़्यादा इन्फ्यूरिएटेड थे, बहुत ज़्यादा एंग्री थे, गुस्सा थे। और वो जब देखते हैं ऑथर को, ठीक है वो लेकर जाते हैं उनको फ्लाइट में। और सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है कि ऑथर को फर्स्ट फ्रंट सीट मिली होती है, तो ज़्यादा और टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो ये बैठते हैं। अब क्योंकि आपको पता है कि इस एयरलाइन ने क्या बोला था कि आपको एक बॉक्स में पैक करके लाना है अपने पेट को, और आप उस बॉक्स को अपने पैरों के नीचे रख के आप ट्रैवल कर सकते हो, जहाँ पे भी आपकी सीट है वहाँ नीचे आप रख लेना और आप ट्रैवल करो। तो वो क्या करते हैं, जाते से वो न्यूज़पेपर्स लेते हैं और अपने पैरों के नीचे बिछा देते हैं, उस पर बॉक्स रखते हैं और एक बेल रिंग करते हैं। हमें पता है फ्लाइट में एक बेल होती है जिसको अगर आप रिंग करते हो तो एयर हॉस्टेस आती है और आपको जो भी रिक्वायरमेंट्स है आप उनको बता सकते हो। तो सेम चीज़ ऑथर करते हैं, ही रैंग द बेल फॉर द एयर हॉस्टेस, और एयर हॉस्टेस आती है और उनको ये एक बॉक्स देते हैं विच इज़ कम्प्लीटली फिल्ड विद फिश। वो किसके लिए होता है, वो ऑटर के लिए होता है। तो वो बोलते हैं किसी कूल प्लेस पे यानी रेफ्रिजरेटर में आप इसको रख दो। नेक्स्ट क्या होता है, वो एयर हॉस्टेस जो है वो बहुत ज़्यादा स्वीट है। बहुत अच्छे वर्ड्स बोले ऑथर ने यहाँ पर कि शी वॉज क्वीन ऑफ हर काइंड। क्यों, क्योंकि वो क्या बोलती हैं कि मुझे लगता है आप अपने पेट को अपने लैप पे रखकर ज़्यादा प्रेफर करोगे फ्लाई करना। यानी शी वॉज एबल टू अंडरस्टैंड कि भले ऑब्वियसली उनका जो प्रोफेशन है, जो जॉब है, उसका रूल तो क्या था कि भाई बॉक्स को नीचे रखना है पैरों के, बट डेफिनेटली शी कुड अंडरस्टैंड द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ ऑथर कि कोई भी अपने पेट को इतना ज़्यादा प्यार करता है कि वो पैरों के नीचे रखकर तो नहीं ट्रैवल करेगा, टेंशन होती रहेगी, राइट। तो वो चाहेंगे कि मैं अपने साथ पकड़ के रखूँ उसको। तो वो उनको बोलती है, तो ऑथर को बड़ी खुशी होती है। बट होता क्या है ना कि जो नेक्स्ट चीज़ होती है उसके लिए कोई प्रिपेयर्ड नहीं होता। बॉक्स एकदम से खुलता है और ऑटर जो है वो फ्लाइट में भागने लगता है। इससे क्या होता है कि सारे लोग डर जाते हैं, उनको लगता है कि कोई चूहा है, रैट है, जो कि पूरी फ्लाइट में घूम रहा है, और इस वजह से बहुत ज़्यादा शोर शराबा होने लगता है फ्लाइट में, ये सब येल करने लगते हैं। और एक लेडी जो है शी तो जस्ट क्लाइम्स अप ऑन द सीट
और वो चाउट करने लगती है कि भाई ये रैट है, ये रैट है। क्लियर? अब ये सब चीज़ें देखकर ऑब्वियसली ऑथर बहुत डर जाते हैं, क्योंकि उनको तो क्या चाहिए भाई, ऑटर कहाँ गया। तो उनका एकदम से ध्यान जाता है कि ऑटर जो है एक इंडियन मैन बैठे हुए हैं टर्बन पहने हुए, एंड ही स्टाउट प्लम्प फैट है, ठीक है, और उनके यहाँ पर पैरों के इधर ऑटर है। तो वो जैसे ही उसको कैच करने के लिए कूदते हैं, उनका मुंह जो है वो कड़ी में चला जाता है, जो हम कड़ी खाते हैं उसमें चला जाता है, और ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा हॉस्पिटल हो जाती है कि एयर हॉस्टेस उनके पास जाती हैं, ऑथर के पास, और बोलती हैं आप अपनी सीट पे बैठिए और मैं ऑटर को आपके लिए लेकर आती हूँ। तो ये सेकेंड चीज़ है जो प्रूव करता है कि वाई शी इज कॉल्ड एज अ क्वीन ऑफ हर ओन काइंड। क्लियर? अब यहाँ पे क्या होता है भाई, ऑटर फाइनली इनको दिख जाता है ऑथर को, नहीं ऑथर और जो ये एयर हॉस्टेस हैं वो ऑटर को ढूंढ रहे होते हैं, और फिर एकदम से ऑथर को कुछ फील होता है अपने पैरों में, और वो देखते हैं कि वो ऑटर जो है वो खुद ही आ गया होता है गैविन के पास, और ऑटर जो है वो इनको नच करने लगता है। मे बी वो ये दिखाना चाहता है कि मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड अनॉयड हूँ, बट ठीक है, मुझे खुशी भी हो रही है कि मैं ओनर के साथ हूँ अपने। क्लियर? तो ये एक पूरा इवेंटफुल जर्नी होती है। इसके बाद ये लंदन पहुँचते हैं। लंदन में इनका फ्लैट है जहाँ नियरली 1 महीने तक ये लोग रहते हैं। बहुत अच्छी लाइफ बीतती है। जो ऑटर है वो बहुत सारी चीज़ें सीखता है। ऑटर बहुत इंटेलिजेंट है। चैप्टर में हमें बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस मिलेंगे जिसमें हमें समझ आता है कि ऑटर जो है वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट एनिमल है। क्योंकि जैसे बच्चे जो है ना, कुछ कंपल्सिव हैबिट्स होती हैं, जैसे आपकी कुछ ना कुछ ऐसा कुछ करते हो आप जिसका रीज़न क्या आपको नहीं पता, बट आप करते हो। जैसे छोटे बच्चे जो होते हैं, अगर उनको स्टेयर्स दिखती हैं, सीढ़ियाँ दिखती हैं, या कुछ बड़े लोग भी होते हैं तो उनको आदत होती है कि क्या करते हैं, एक सीढ़ी छोड़कर चढ़ने की कोशिश करते हैं। ऐसा क्यों करते हो कुछ नहीं पता, बट आदत होती है, राइट? कुछ लोगों की आदत होती है कि वो अपना सीधा पैर ही रखकर एंटर करते हैं किसी भी नई जगह पे, ऐसा मानते हैं कि वो गुड लक है। ठीक है, मानते हैं, एग्जैक्टली कुछ नहीं पता क्यों होता है ऐसा, बट हम करते हैं। तो ऐसी ही कुछ हैबिट्स जो है ऑटर भी डेवलप कर लेता है वहाँ के लोगों को देखकर, कि भाई इस तरीके से बच्चे खेल रहे हैं तो वो भी उस तरीके से खेलने लगता है। वो एक स्कूल की जो 1 स्टोरी बिल्डिंग है इनके घर के सामने, तो वहाँ पर वो वॉल पे भी इतनी ज़्यादा मस्ती वस्ती करता है जिससे वहाँ के बच्चे, टीचर सब बहुत ज़्यादा अनॉयड हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट होते हैं, बट वो करता है भाई, उसको आदत है। सेम वे में यहाँ पर क्या बताया है हमें ऑथर ने फाइनली, कि यहाँ लंदन में ऑब्वियसली इतना कॉमन नहीं देखा जाता है ऑटर को, तो अगर कोई नहीं पहचान पाता ऑटर को तो वो डाइजेस्टेबल है फॉर एनी बडी, ऑल्सो फॉर दी ऑथर। बट ऑथर बोलते हैं कि कुछ लोग जो हैं ऐसे कुछ एनिमल से कंपेयर करते हैं ऑटर को जो उनको समझ नहीं आता, उनकी हंसी निकल जाती है, ही गिगल्स whenever somebody says कि क्या ये कोई स्क्विरल है, क्या ये बेबी सील है, यानी कि ऐसे ऐसे कुछ एनिमल्स से लोग कंपेयर करते हैं जिससे कोई लेना देना ही नहीं, दूर दूर तक ऑटर उनकी तरह नहीं। और एट दी एंड ऑथर जो है हमें एक इंस्टेंस बताते हैं कि उनके लिए एक ऐसा क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा रिवॉर्डिंग क्वेश्चन होना चाहिए, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स देंगे वो किसी क्वेश्चन को, तो वो ये था कि वन डे ही वॉज गोइंग समवेयर विद दी ऑटर, और एक बहुत दूर एक लेबरर होल डिग कर रहा था, अपना काम कर रहा था। जैसे ही उसने ऑटर को देखा, उसने अपना टूल नीचे रखा और उसने अपने हैंड्स अपने बैक पे रखे, बहुत अजीब तरीके की एक्सप्रेशंस बनाते हुए ऑथर को और ऑटर को देख रहा था। तो ऑथर ने क्या किया, वो गए उसके पास और उसके सामने खड़े हो गए, और जो लेबरर है उसने इनसे इस तरीके से क्वेश्चन किया कि हे मिस्टर, क्या आप मुझे बताएंगे कि व्हाट इज दिस सपोज टू बी, यानी कि इसको हम कहेंगे क्या, ये होना क्या चाहिए। यानी अभी तक जितने लोग थे वो कैसे करके कंपेयर कर रहे थे कि हाँ भाई ये एनिमल की तरह दिखता है, इस एनिमल की तरह दिखता है, बट दिस मैन डिड समथिंग वंडरफुल। उसने तो यही बोल दिया कि भाई इसको बोलेंगे क्या, ये है क्या। क्लियर? सो दिस इज द कंप्लीट स्टोरी। आई होप आपको पूरी समरी समझ आ गई है, क्योंकि अगर पॉइंटर्स हैं दिमाग में तो फिर आंसर सॉल्व करने में मजा आएगा, नहीं तो हमें लगेगा कि भाई इसका आंसर इस तरीके से क्यों लिखा है। क्लियर? ऑल राइट, चलिए अब देखते हैं द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो हमको इस चैप्टर में पूछा गया है। What experiment did Maxwell think कैमस्फियरना वुड बी सूटेबल फॉर? तो हमें पता है कि जो ऑथर हैं वो ये डिसीजन ले रहे हैं कि उनको डॉग नहीं या कोई और पेट नहीं, उनको एक ऑटर को पेट बनाना है। तो वो जो है जब ये डिसीजन ले रहे हैं कि ऑटर को उनको एक पेट बनाना है, तो डेफिनेटली वो एक ये चीज़ एनालाइज करते हैं कि जो जगह पे वो रहते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी पाया जाता है और उनके घर के पास ही बहुत ज़्यादा वाटर बॉडीज़ हैं। ठीक है, तो उनको लगता है कि क्योंकि कैमस्फियर ना जहाँ वो रहते हैं वहाँ पर बहुत सी वाटर बॉडीज़ मिलती हैं और वाटर बॉडी में रहना ऑटर को प्रेफरेबल होता है, तो डेफिनेटली ये जो चीज़ है, ये जो बात है, द फैक्ट, ये सपोर्ट करता है फॉर द एक्सपेरिमेंट, क्योंकि वो सबसे पहली बार ऑटर को पेट कर रहे थे, तो ये राइट जगह थी फॉर दिस एक्सपेरिमेंट ऑफ डोमेस्टिकेटिंग और कीपिंग ऑटर एज अ पेट। क्लियर? ऑल राइट, चलिए इसका एक सैम्पल आंसर डिस्कस करते हैं। द राइटर हैड गॉन टू सदर्न इराक in the year 1956. He thought that instead of keeping a dog as a pet, he would go for an otter.
तो बिगनिंग जो है हमने ये बता दी कि वो कहाँ गए हुए हैं, वो 1956 में बताया ना, अर्ली इन द न्यू ईयर डेज 1956 में वो सदर्न इराक ट्रैवल कर चुके हैं और वहाँ पर उन्होंने ये सोचा था, तब तक उनके दिमाग में ये चीज़ क्रॉस हो चुकी थी उनके माइंड से कि मुझे एक डॉग नहीं बट डेफिनेटली ऑटर को एज अ पेट रखना है। Camus Fiona was surrounded by water, so it would be an eminently suitable spot for this experiment. ये लाइन आपके चैप्टर में भी गिवन है, eminently suitable spot, यानी कि eminent मतलब बहुत ज़्यादा, highly, ठीक है। तो हमें चैप्टर में ये जो गिवन है इसी का मतलब है कि बहुत ज़्यादा सूटेबल जगह होगी क्या, कैमस फियना, फॉर कीपिंग एन ऑटर, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा पानी मिलता है तो ऑटर को पानी तो चाहिए ही भाई अच्छे से रहने के लिए, तो डेफिनेटली ही वुड बी एबल टू अडेप्ट इन दिस प्लेस। To domesticate an otter instead of a dog was the experiment the author is टॉकिंग अबाउट। तो ऑथर जो है उन्होंने जो ये डिसीजन लिया है कि मैं एक डॉग को नहीं बल्कि एक ऑटर को एज अ पेट रखूंगा, यही जो डिसीजन है वो एक एक्सपेरिमेंट था फॉर दी ऑथर। क्लियर? तो वो एक्सपेरिमेंट क्यों था और एक्सपेरिमेंट क्यों बोला है और उस जगह से क्यों लिंक किया है वो सब हमने इस आंसर में बता दिया। क्लियर? ऑलराइट। सेकेंड क्वेश्चन जो पूछा गया है, इट सेज व्हाई डज ही गो टू बसरा, हाउ लॉन्ग डज ही वेट देयर एंड वाई। तो हमें पता है कि जो ऑथर हैं उनके जो फ्रेंड हैं वो बसरा ट्रैवल करके गए हैं क्योंकि उनको अपना एक मेल का आंसर रिप्लाई जो है वहाँ से कलेक्ट करना है और उन्हें उसका फिर आंसर बैक भी करना है। तो ये दोनों वहाँ पर जाते हैं। अब जो ऑथर के फ्रेंड हैं उनका तो मेल का आंसर आ जाता है बट ऑथर का आंसर नहीं आता, तो इसीलिए ऑथर के जो फ्रेंड हैं वो चले जाते हैं एंड ऑथर इज वेटिंग देयर और पूरे 5 दिन तक वो वहाँ वेट करते हैं एंड देन आफ्टर 5 डेज उनको रिप्लाई आता है। ड्यूरिंग दीज 5 डेज वो पूरा ट्राई करते हैं कि वो मेल का जवाब का वेट करें, वो कॉल करने की कोशिश करते हैं, बुक करते हैं 24 आवर्स पहले, पर क्या होता है 3 दिन तक कोई ना कोई इशू रहता ही है, कोई रिलीजियस हॉलीडे होता है, कोई या फिर ब्रेक डाउन हो जाता है, तो कोई ना कोई रीज़न की वजह से उनका कॉल नहीं लग पाता। बट आफ्टर 5 डेज जो है उनको कॉल का रिप्लाई आता है। तो कितने दिन वेट करते हैं वो बसरा में? 5 डेज। क्लियर? चलिए इसका आंसर देखते हैं। The writer went to Basra to collect and answer his mail from यूरोप। तो यूरोप से इनका एक रिप्लाई आने वाला होता है और उसका इनको आंसर भी करना होता है मेल का, तो वो कलेक्ट करने के लिए बसरा ट्रैवल करके जाते हैं। He had to wait there for 5 days as his mail did not arrive। और क्योंकि इनका जो मेल था या रिप्लाई था उसका आंसर नहीं आया था, आंसर किसका आ गया था? ऑथर के फ्रेंड का, तो इसीलिए वहाँ पर 5 डेज के लिए वेट करते हैं। क्लियर? तो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कितने दिन वेट किया, कितने दिन तक उन्होंने कॉल के लिए ट्राई किया, क्यों गए थे, एवरीथिंग। क्लियर? ऑलराइट। Next question is, how does he get the otter? Does he like it? Pick out the words that tell you this। पूछा है कि ऑटर कैसे मिला ऑथर को। तो सबसे पहले पार्ट का तो आंसर आपको पता है कि जो ऑथर है वो अपने फ्रेंड के साथ एक दिन कैजुअली डिस्कस करते हैं कि मुझे एक ऑटर को पेट करना है, और इनके फ्रेंड भी बोलते हैं इनको कि टिग्रिस मार्शेस से ऑटर ले लो क्योंकि वहाँ पर जैसे मॉस्किटोज बहुत कॉमन होते हैं हर जगह, वैसे वहाँ पर ऑटर बहुत कॉमनली मिल जाएंगे तुमको। तो ये बातचीत होती है। अब जो इनके फ्रेंड हैं क्योंकि इनका मेल का जवाब आ चुका होता है तो वो तो निकल गए होते हैं, बट वो एक ऑटर एज अ गिफ्ट जो है ऑथर के लिए छोड़ के जाते हैं। क्लियर? तो हमें पता होना चाहिए पूरी सिचुएशन। 2 अरब्स हैं, रूम में बैठे हुए हैं इन अ स्क्वाट पोजीशन, और उनके पास एक सैक है जिसके अंदर क्या है? ऑटर, और वो एक नोट के साथ जिस पे लिखा है हेयर्स योर ऑटर विच वॉज गिवन बाय द फ्रेंड ऑफ ऑथर। ये ऑथर को पकड़ाते हैं, गैविन को पकड़ाते हैं, एंड गैविन मैक्सवेल जो है वो इसे एज अ गिफ्ट एक्सेप्ट करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पूछा गया है डज ही लाइक इट? डेफिनेटली ही लव्स द ऑटर। पहली चीज तो ऑब्वियसली उन्होंने तभी डिसीजन लिया, राइट? सेकेंडली प्रूफ कैसे होता है टेक्स्ट में से? तो हमें ये चीज बताई गई है कि जैसे ही ऑथर बोलते हैं, जैसे ही मैंने जो ये सैक ओपन किया उसमें से ऑटर बाहर निकला, उस दिन से जो मेरी लाइफ का एक फेज स्टार्ट हुआ है वो अभी तक एंड नहीं हुआ, यानी जब वो स्टोरी लिख रहे हैं, और उनको नहीं लगता कि कभी ये लाइफ टाइम एंड होगा भी। और फिर वो बोलते हैं ऑटर्स फिक्सेशन, यानी कि जो ऑटर के साथ उनका प्यार है, अफेक्शन है, लव है, वो चीज़ उन्होंने बताई है कि डेफिनेटली ही लव्स अ लॉट, किसे भाई? ऑटर को। क्लियर? तो ये सारी इंस्टेंसेस या लाइन्स हमें बताती हैं कि डेफिनेटली ही लाइक्ड द ऑटर। क्लियर? चलिए इस तीनों पार्ट्स के आंसर्स डिस्कस करते हैं। When the writer's mail arrived, he took to his bedroom to read। ठीक है, पता है उनके मेल का जैसे ही रिप्लाई आता है वो अपने बेडरूम में जाते हैं ताकि वो उस मेल को पढ़ पाए। He saw 2 Arabs squatting on the floor with a sack that squirmed from time to time। तो वो क्या देखते हैं कि 2 अराबिक पीपल हैं, वो बैठे हुए हैं बेडरूम में
और किस स्क्वाट पोजीशन में, यानी अपने पैर को बेंड करके बैठे हुए हैं, और उनके पास एक सैक है जो कि बार बार ट्विस्ट हो रहा है क्योंकि उसके अंदर क्या था, ऑटर. They handed him a note which was from his friend which mentioned that he had sent him an otter. तो वो क्या करते हैं, वो एक नोट, एक लेटर देते हैं किसको, ऑथर को, जिसमें लिखा होता है हेयर्स योर ऑटर, और ये किसके थ्रू दिया होता है, ऑथर के फ्रेंड के थ्रू. क्लियर? यस, मैक्सवेल लाइक्ड इट. फिर नेक्स्ट पूछा क्या है कि डिड यू नो ही लाइक द ऑटर, तो डेफिनेटली मैक्सवेल, या बोलिए गैविन मैक्सवेल जो है लाइक्ड द ऑटर. We know this from his words and auto fixation used to describe his feeling towards the otter. He felt the term was used to express his strong attachment towards otters like any other otter owner would feel. उनका ये कहना था कि एक ऑटर्स फिक्सेशन है मेरा, यानी कि मेरा बहुत लगाव है ऑटर के साथ, एक ग्रेट बॉन्ड बन गया है, अफेक्शनेट है वो उसके लिए, और उनका ऐसा मानना था जैसे कि कोई भी एक ऑटर ओनर फील करेगा वैसा ही वो अफेक्शन, वो लव जो है वो उस ऑटर के साथ फील कर पा रहे थे. क्लियर? तो आपको तीनों पार्ट्स का आंसर समझ आ गया है, किस तरीके से ऑटर मिला ऑथर को, क्या वो उनको पसंद करते थे और क्या वो वर्ड्स हैं जो प्रूव करते हैं. क्लियर? ऑल राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज द ऑटर नेम्ड मैक्सवेल्स ऑटर. तो हमें पता है कि बहुत टाइम तक तो भैया ये साइंस में अननोन था, राइट. जूलॉजिस्ट को पता भी नहीं था कि ऑटर नाम का कोई एनिमल है, मतलब इस तरीके का कोई एनिमल है. बट आफ्टर सम टाइम क्या हुआ, जूलॉजिस्ट ने क्रिश्चियन यानी कुछ नाम दिया इनको, वो नाम अभी हम देखेंगे, और उस नाम में मैक्सवेली जो है एक पार्ट ऑफ द नेम है, तो इसीलिए उसको मैक्सवेल्स ऑटर जो है शॉर्ट फॉर्म में भी कहा जाने लगा. क्लियर? तो ये आंसर जो है वो डायरेक्टली आपको नाम याद होना चाहिए जो साइंटिफिक नेम गिवन है किसको, ऑटर को. सो द ऑटर वाज नेम्ड बाय ज़ूलॉजिस्ट एज ल्यूट्रोगेल पर्सपिसिलेटा मैक्सवेली. आपको ये तीनों वर्ड्स याद होने चाहिए. आई नो मैक्सवेली तो हर किसी को याद हो जाएगा कि मैक्सवेल पढ़ रहे हैं हम इस चैप्टर में, राइट, बट ये पूरा नाम आपको याद होना चाहिए, ल्यूट्रोगेल पर्सपिसिलेटा मैक्सवेली. क्लियर? हेंस इट वाज कॉल्ड मैक्सवेल्स ऑटर इन शॉर्ट, और क्योंकि दिस वाज द पार्ट ऑफ द नेम, तो इसीलिए शॉर्ट में क्या बोलते थे इसको, मैक्सवेल्स ऑटर. क्लियर? बहुत डायरेक्ट सा क्वेश्चन है, नथिंग एज बहुत ज्यादा डिस्क्राइब करना, एलैबोरेट नहीं करना. यू हैव टू डायरेक्टली मेंशन द नेम जो जूलॉजिस्ट ने रखा एंड व्हाई इन शॉर्ट उसको बोलते हैं, तो ये प्रूव कर देगा. क्लियर? ऑल राइट. नेक्स्ट इज टिक द राइट आंसर. इन द बिगनिंग द ऑटर वॉज, तो हमको पता है कि शुरू में इन द बिगनिंग ऑटर जो है ही वॉज ट्राइंग टू जस्ट स्टे अवे फ्रॉम द ऑथर, फ्रॉम द प्लेस, यानी कुछ डिस्टेंस मेंटेन करा था, जो कि ऑब्वियस है बिकॉज उसके लिए फर्स्ट टाइम था इस जगह पे, राइट. तो ऑटर जो है वो कैसा था, अलूफ, इनडिफरेंट, यानी बहुत दूर दूर रहने की कोशिश कर रहा था फ्रॉम द ऑथर इन द बिगनिंग. फिर लेटर जो है ही अडेप्टेड वेल, बहुत अच्छे से खेलता कूदता था वो. तो अभी तो सिर्फ बिगनिंग का पूछा है, लेट्स सी ऑप्शंस क्या दिए हैं. अलूफ एंड इनडिफरेंट, डेफिनेटली बिगिनिंग में वो क्या था, अलूफ एंड इनडिफरेंट, यानी बहुत दूर दूर रहता था, डिस्टेंट रहता था. नेक्स्ट है फ्रेंडली था क्या, डेफिनेटली नहीं, फ्रेंडली नहीं था. और फिर बोला है हॉस्टाइल. हॉस्टाइल का मतलब क्या होता है, अनफ्रेंडली, राइट. तो ना वो फ्रेंडली था ना ही वो अनफ्रेंडली था. ऐसा कुछ नहीं था कि उसको देखना नहीं था ऑथर को या वहाँ रहना नहीं था, ना ही ऐसा था कि उसको ऑथर बड़े पसंद आ गए थे या फिर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था उस जगह पे. तो दोनों ही सिनेरियोज नहीं थे, ना ही वो फ्रेंडली था ना ही वो हॉस्टाइल था. डेफिनेटली वो अलग अलग रह रहा था, अलूफ और इनडिफरेंट था. क्लियर? तो इन द बिगनिंग का आंसर क्या हो जाएगा, अलूफ एंड इनडिफरेंट. सो इन द बिगनिंग द ऑटर वॉज अलूफ एंड इनडिफरेंट. क्लियर? ऑल राइट. Next is what happened when Maxwell took Mitchell to the bathroom. What did it do 2 days after that? अब देखो यहाँ पे बहुत ही अच्छा सीन बताया गया है, वो हमें इस आंसर में मेंशन करना है. सबसे पहली चीज़ तो कि मैक्सवेल जब है मिचबिल को बाथरूम में लेके गए तो क्या हुआ, क्योंकि वो पानी वानी में उसको बड़ा पसंद है ऑटर को रहना, तो वो जैसे ही उसको लेकर जाते हैं पानी की जगह पे यानी कि बाथ टब में, तो वो क्या करता है वहाँ पे खेलता कूदता है, प्लंज करता है, स्प्लैश करता है वाटर को और बहुत ज़्यादा एंजॉय करता है. ऐसा बोला गया है इट गोज वाइल्ड, राइट. बहुत ज़्यादा मिस्चीवियस हरकतें करता है वो पानी में एंड ही लव्स इट. 2 दिन बाद की बात की गई है कि ऑथर बोलते हैं कि 2 दिन बाद तक तो क्या हुआ, ऑथर को ले जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी किसको, ऑटर को बाथरूम में. वो खुद ही चला जाता था और फिर वो क्या करता था वहाँ पर अपने पॉज की मदद से जो टैप था, जो क्रोमियम टैप था,
उसको ओपन करने की बार बार कोशिश करता था। तो कभी कभी तो क्या होता था, वो जो टैप है वो उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में घुमाने लगता था, जिसकी वजह से पानी आता ही नहीं था, क्योंकि टैप ऑपोजिट में और टाइट हो जाएगा, राइट। तो वो इस चीज़ से बहुत अनॉय हो जाता था, इरिटेट हो जाता था, ऐसे साउंड्स प्रोड्यूस करता था जैसे चिटरिंग कहा गया है, यानी कि बहुत इरिटेट, उसको बहुत इरिटेशन होता था कि पानी क्यों नहीं आ रहा बाहर, ठीक है। बट लकीली क्या होता था ना, कभी कभी इस चीज़ को देखकर जो ऑथर हैं वो भी बहुत अमेज्ड, बहुत सरप्राइज्ड फील करते हैं कि ऑटर क्या करता है, खुद अपने पॉज की मदद से ऐसे कुछ एक्शंस करता है, यानी बिना सोचे समझे, जिसकी मदद से वो जो टैप है उसको थोड़ा बहुत ओपन कर लेता है। और पहले तो ट्रिकल ऑफ वाटर, यानी कि थोड़ा सा पानी आता है, और फिर बाद में वो और कोशिश करता है तो प्रॉपर हैवी फ्लो ऑफ वाटर होता है वो होने लगता है, और फिर वो एंजॉय करता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमको इस आंसर में मेंशन करनी है। क्लियर? ऑल राइट, चलिए इस आंसर को डिस्कस करते हैं। When the author first took Mitchell to the bathroom, the author first went wild with joy in the water. तो सबसे पहले तो जैसे ही ऑथर को लेकर गए गैविन मैक्सवेल इन द बाथरूम, तो वो जो है बहुत ज़्यादा वाइल्ड हो गया, यानी खुश हो गया, वो एकदम से बहुत ज़्यादा मस्ती करने लगा इन द वाटर। ही प्लंज्ड एंड रोल्ड इन इट, वो बार बार उसमें बार बार अपने पॉज से हाथ मार रहा था, वो उसमें रोलिंग कर रहा था। इन लोग की आदत होती है जो एनिमल्स पानी में रहते हैं, जैसे हिप्पो की बात की गई है यहाँ पर, हिप्पोपोटामस की, सेम वे में ऑटर भी जो क्या करता है, रोल करता है पानी में, दे जस्ट एंजॉय इन द वाटर। ही जम्प्ड अप एंड डाउन द लेंथ ऑफ द बाथटब, वो बार बार ऊपर आता था पानी में उछल के, फिर नीचे जाता था, फिर ऊपर आता था, बाद में नीचे जाता था, इस तरीके से वो पानी में खेलता था। ही मेड इनफ स्लॉश एंड स्प्लैश, यानी कि पानी की जब हम पानी को बहुत जोर से मारते हैं हाथ से, तो क्या होता है, एकदम से पानी बहुत उचकता है, राइट, बहुत ज़्यादा ऊपर तक आ जाता है पानी की ड्रॉप्स, और एक साउंड प्रोड्यूस होता है जिसे हम कहते हैं स्प्लैशिंग, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे ये भी बताया गया है कि वो इस तरीके से मस्ती करता था, हाथ वाथ मारता था पानी में, कि प्रॉपर एक आवाज़ आती थी पानी की, और पानी की जो ड्रॉप्स हैं, वाटर ड्रॉप्स जो है वो ऊपर तक फ्लाई करके आती थी। He made enough slosh and splash. After 2 days, the otter suddenly disappeared and went to the bathroom to play in the water, and he was up on the end of the bath tub. क्या बोला है कि भाई 2 दिन तक तो ऑब्वियसली ऑथर लेके जाते थे उसको बाथरूम में, बट आफ्टर 2 डेज वो खुद बेडरूम से गायब हो जाता था। और जब ऑथर को दिखता था भाई कि उसकी जो टेल है वो दिख रही है कि वो किस तरीके से जा रहा है, उस कॉरिडोर की तरफ जाता था जहाँ पर बाथरूम है, और वो अंदर एंटर हो जाता था और अपनी मर्जी से बाथ टब में बैठ जाता था। एंड देन व्हाट ही डिड वाज फंबलिंग एट द क्रोमियम टैप्स विथ हिज पॉज। फंबलिंग का मतलब कुछ भी ऐसे क्लमजी मैनर में कुछ ऐसे एक्शंस करना जिसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, सोच समझ के नहीं करना, बिल्कुल कुछ भी हाथ पैर मारते रहना, तो जो एनिमल्स करते हैं, राइट। तो सेम ऑर्डर कर रहा था, वो क्या कर रहा था, जो क्रोमियम का टैप था जिससे पानी आता था बाथटब में, उसमें जो है बार बार अपने हाथ पैर मारता था जिससे कि वो टैप जो है वो ओपन हो जाए। The author watched in amazement how the little creature had turned the tap to produce a trickle of water slowly, and after a moment achieved the full flow. और जो यहाँ पर ऑथर हैं, हमारे जो नरेटर हैं, वो बहुत ज़्यादा अमेज्ड, बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो जाते हैं कि कैसे एक छोटा सा ऑटर ज़्यादातर बहुत छोटे साइज़ के होते हैं, तो लिखा है स्मॉल क्रीचर, यानी इतना छोटा सा जो एक लिविंग बीइंग है, वो जो है उसने कोशिश कर ली है कि अपने हाथ पैर मार के वो टैप को ओपन कर ले रहा है, उसमें से ट्रिकल ऑफ वाटर यानी थोड़ी बहुत पानी निकालने की कोशिश करता है, फिर से कोशिश करता है, तो पूरी तरीके से नल ओपन हो जाता है, टैप ओपन हो जाता है। यानी कि वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं देखकर कि 2 दिन के अंदर अंदर जो ऑटर है, जो क्रीचर है इतना छोटा सा, उसमें इतनी इंटेलिजेंस है कि वो ये सब कुछ देख रहा था कि किस तरीके से इसमें से पानी आता है टैप में से, और वो पूरी कोशिश करता है, एंड फाइनली पानी जो है वो, या बोल लीजिए टैप ओपन करने में वो सक्सेसफुल भी होता है। तो ये पूरा सीन था, कैसे लेकर गए बाथरूम में, वो क्या करता था, और आफ्टर 2 डेज क्या हुआ। क्लियर? ऑल राइट, नेक्स्ट है भाई, नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस, नेक्स्ट पार्ट ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वाज मिज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू इंग्लैंड। हमें पता है भाई कि ये जो है पूरा एयरलाइन वाला जो सीन है वो हमें बताना है कि किस तरीके से ऑथर ब्रिटिश एयरलाइन से ट्रैवल नहीं कर पाते, क्योंकि ब्रिटिश एयरलाइंस एनिमल्स को फ्लाई करना अलाउ नहीं करते, बट उनको ऑब्वियसली ऑथर को अपने साथ लेके जाना है, राइट। तो वो एक दूसरी एयरलाइन को बुक करते हैं जो कि पहले पेरिस जाएगी, और फ्रॉम वहाँ से फिर जो है फ्लाइट जाएगी लंदन। क्लियर? तो ये जो फ्लाइट है उनकी बस 2 कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन कि ऑटर जो है एक ऐसे बॉक्स में आपको बंद करके लाना है जो 18 इंचेस से बड़ा ना हो। सेकेंड कंडीशन थी कि जब आप फ्लाइट में बैठेंगे तो आप अपने पैर के नीचे की जो स्पेस है वहां पर बॉक्स को रखकर ट्रैवल करोगे। क्लियर? ऑल राइट, चलिए इसका आंसर देखते हैं। सो मैक्सवेल बुक्ड फ्लाइट टू पेरिस एंड फ्रॉम देयर ही वुड फ्लाई टू इंग्लैंड एज ब्रिटिश एयरलाइंस डू नॉट अलाउ पेट्स ऑन
बोर्ड। या फिर इसको इस तरीके से लिख सकते हो कि मैक्सवेल चोज टू बुक अदर एयरलाइन अदर दैन ब्रिटिश एयरलाइंस बिकॉज ब्रिटिश एयरलाइंस नेवर अलाउड पेट्स ऑन बोर्ड। ऑन बोर्ड का मतलब कि बोर्डिंग जब होती है ना तब बोल रहे हैं ऑन बोर्ड, यानी कि फ्लाइट में, ठीक है। तो क्या लिखा है, ब्रिटिश एयरलाइंस क्योंकि ऑन बोर्ड अलाउ नहीं करते पेट्स को, तो इसीलिए जो हमारे ऑथर हैं मैक्सवेल, उन्होंने कोई दूसरी एयरलाइन बुक की थी विच विल गो टू फर्स्ट पेरिस एंड देन इट विल गो टू लंडन। The airline authorities insisted that Midgebill, यानी जो ऑटर है उसका नाम है Midgebill should be packed into an 18 inches square box to be carried on the floor near Maxwell's feet। उन्होंने क्या बोला था कि 18 इंचेस यानी उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, राइट। तो नॉट मोर देन, या फिर सिर्फ लिखो डायरेक्ट 18 इंचेस तक के बॉक्स में जो ऑटर है मिजबिल है उसको आपको लेकर आना है, और आप जहाँ बैठोगे वेर एवर द ऑथर सीट इज, बिलो दैट सीट आपको वो बॉक्स रखकर ट्रैवल करना है। Hence, he got a box made, and an hour before they started, and he put Midge into the box so that he would become accustomed to it। और उन लोगों ने क्या किया भाई, ऑथर ने, उन्होंने जैसे कि एयरलाइन ने बोला था एक बॉक्स बनवाया, उस बॉक्स में 1 घंटा पहले, फ्लाइट टेक ऑफ के 1 घंटा पहले उन्होंने किसको, मिज को उसमें बिठाया, ताकि वो जो है उससे अकस्टम्ड या फैमिलियर हो सके। He then quickly rushed to get a meal, और फिर वो चले गए अपना खाना खाने। तो दिस वॉज द कंप्लीट वे जैसे कि वो ट्रांसपोर्ट कर सकते थे किसे, मिजबिल को टू इंग्लैंड। क्लियर, ऑल राइट। What did Midge do to the box? मिज कौन है भाई, मिजबिल, जब प्यार से बोलते थे ऑथर इसको मिज, ठीक है। तो मिज, मिजबिल, ऑटर, ये तीनों वर्ड्स आप इसके लिए यूज करोगे, और जो ऑथर हैं उनके लिए ऑथर, नरेटर या फिर गैविन मैक्सवेल या सिर्फ मैक्सवेल, ठीक है। तो पूछा गया है कि मिज ने बॉक्स में क्या किया। तो यहाँ हमको पता है कि अभी तक का जो हमारा पिछला आंसर था, जो प्रीवियस क्वेश्चन था, उसका हमने लिख दिया आंसर कि ठीक है, अब जो ऑथर है, जो नरेटर हैं, वो खाना खाने चले जाते हैं। नाउ वी हैव बीन आस्क्ड लाइक व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड इनसाइड द बॉक्स। सो वी आर अवेयर कि एज द नरेटर केम बैक, जैसे ही वो आते हैं, ही सॉ एन अपैलिंग स्पेक्टेकल, ऐसा बोला आपके चैप्टर में, यानी कि एक शॉकिंग सा सीन था, और वो सीन ये था कि फ्रॉम द बॉक्स, फ्रॉम द होल्स ऑफ द बॉक्स देयर वाज ब्लड ट्रिकलिंग एंड इट ड्राइड ऑन द बॉक्स, ठीक है। खून निकल रहा था और वो उस पर सूख चुका था, और इसे देखकर ऑब्वियसली डर गए ऑथर, जैसे कोई भी डर जाएगा। एंड व्हेन ही ओपन द बॉक्स, उसमें, और ये भी चीज़ है कि साइलेंस था, ठीक है, बॉक्स में से कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। तो उन्होंने क्या किया, बॉक्स को ओपन करने की कोशिश की, और जैसे ही उन्होंने देखा कि जो मिजबिल है या ऑटर है वो स्पॉट्स से कवर्ड था, ब्लड स्पॉट से, और वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड था, थक चुका था, क्योंकि उसने पूरी कोशिश की थी पूरे बॉक्स को टीयर करने की कि वो बाहर निकल जाए। तो इस वजह से उसको इंजरी हो गई थी, मे बी मेटालिक कोटिंग होती है बॉक्स में, तो उस मेटालिक कोटिंग की वजह से उसको इंजरी हो गई थी एंड ही वॉज हर्ट। और इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से जो हमारे वो जो ऑटर है वो बहुत ज़्यादा अनॉयड था, परेशान था, मे बी उसको लग रहा था कि मुझे छोड़ के चले गए हैं, और जैसे ही वो ओनर को देखता है वो उनकी फीट को पकड़ लेता है। तो बस इतना ही आपको बताना है अबाउट द सीन। क्लियर, ऑल राइट। चलिए इसका आंसर देखते हैं। सो द बॉक्स वॉज लाइंड विद अ मेटल शीट, बॉक्स में एक मेटल शीट की लाइनिंग थी। Midge did not feel comfortable in the box and tried to escape। और मिजबिल या मिज या ऑटर जो है वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं था, आराम नहीं लग रहा था उसको उस बॉक्स में, बहुत ऑकवर्ड सा लग रहा था उसको उस प्लेस में। तो वो पूरी कोशिश कर रहा था कि मैं बाहर निकलूं, एस्केप कर जाऊं। In his attempt to escape, Midge tore into the metal lining of the box and in the process hurt himself। और उसने क्या किया, इस मेटल लाइनिंग की तोड़ने की वजह से जो भी उसको इंजरी हो गई, हर्ट हो गया वो, और इस वजह से वो क्या है, ब्लड वगैरह आ रहा था। क्लियर, आप चाहो तो यहाँ मेंशन कर सकते हो कि therefore the blood was trickling from the holes and it was dried on the box। Clear, all right। Next question is, why did Maxwell put the otter back in the box? How do you think he felt when he did this? अब हमसे पूछा गया है कि इतना सब कुछ सीन हो जाता है, खून निकल रहा है, बट फिर भी मैक्सवेल जो है वो ऑटर को रखते हैं बॉक्स में फटाफट और निकल जाते हैं एयरपोर्ट के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें पता है भाई फ्लाइट टेक ऑफ होने में सिर्फ 10 मिनट्स बाकी हैं और 5 माइल्स का डिस्टेंस कवर करना था ऑटर को, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने बिना सोचे समझे उस वक्त यही ठीक समझा कि क्योंकि उनको निकलना है, राइट, यहाँ से पहुँचना तो है ही अपनी जगह, तो उनके पास और कोई रास्ता है नहीं। तो वो क्या करते हैं, वो फटाफट से ऑटर को बॉक्स में वापस से डाल देते हैं, कीप्स बैक द ऑटर इन द बॉक्स एंड ही जस्ट टेक्स द बॉक्स विथ हिमसेल्फ, लिड अपने हाथ में ले लेते हैं बॉक्स की एंड ही रन्स टूवर्ड्स द एयरपोर्ट, ताकि वो फ्लाइट मिक्स ना कर पाए। अब पूछे यहाँ पे उनको कैसा लग रहा होगा, डेफिनेटली ऑथर को बहुत बुरा लग रहा होगा, ही वुड बी फीलिंग वेरी बैड बिकॉज ऑब्वियसली उनका जो पेट है जिससे वो बहुत प्यार करते हैं, बहुत अफेक्शन है उनका, उसको
हर्ट हो गया, यानी कि उसको लग गई है, तो डेफिनेटली ये सब चीज़ें देख के पहले ही वो शॉक्ड है, पता चल रहा है, तभी तो उन्होंने बॉक्स खोला नहीं, तो वो खोलते ही नहीं, उनको टेंशन नहीं होती, तो राइट। और बट ये सीन देखकर उनके पास और कोई रास्ता नहीं था, बिकॉज ही हैड टू कैच द फ्लाइट, अदरवाइज अगर फ्लाइट मिस हो जाती तो फिर वो पहुंच नहीं पाते, राइट। तो इसीलिए उन्होंने इस वक्त ये सही समझा कि आई शुड जस्ट गो फॉर द एयरपोर्ट, लीव फॉर द एयरपोर्ट एंड देन आई विल सी कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ। क्लियर, ऑल राइट, चलिए इसका आंसर देखते हैं। As there was no other way to carry मिज टू लंडन, स्पेसिफिकली हमें पता है भाई एयरलाइंस अलाउ ही नहीं करती हैं पेट्स को ट्रैवल करना, तब के बारे में बात हो रही है। तो अभी एक फ्लाइट मिल गई उनको जिससे उनको अलाउ कर दिया है, तो और कोई रास्ता नहीं था, और वो चाहते यही थे कि वो ऑटर को लेके जाएंगे अपने साथ, राइट। तो इसीलिए ये एक रीज़न है कि देयर वाज नो अदर वे टू ट्रैवल विथ ऑटर टू लंडन। मैक्सवेल पुट ऑटर इन द बॉक्स अगेन, और इसी वजह से उन्होंने फिर से ऑटर को बॉक्स में रख दिया। He was anxious and felt sorry for looking at the otter's condition as he hurt himself while trying to escape फ्रॉम द बॉक्स। डेफिनेटली वो बहुत एंशियस, बहुत ज़्यादा उनको टेंशन हो रही थी, बहुत बुरा लग रहा था उनको, और वो सैड भी थे, वो बहुत डिसहार्टेंड भी थे कि इस बॉक्स में रखने की वजह से ऑटर ने अपने आप को हर्ट कर दिया था। बट उनको पता था भाई कि इसके अलावा और कोई रास्ता है नहीं, विदाउट बॉक्स वो ऑटर को ट्रैवल करने देंगे नहीं, और ट्रैवल करना भी बहुत ज़रूरी है, राइट। तो इस वजह से उन्होंने फिर से ऑटर को बॉक्स में ही रखा और उसको उसी तरीके से लेकर गए। क्लियर, ऑल राइट। Next question is, why does Maxwell say the air hostess was the very queen of her kind? हम ऑलरेडी ये रीजंस डिस्कस कर चुके हैं इन द बिगिनिंग, जब हम इंट्रोडक्शन देख रहे थे, कि इस फ्लाइट में जैसे वो पेपर न्यूज़पेपर्स वगैरह बिछा देते हैं ऑथर ताकि वो बॉक्स रख सकें ऑटर वाला, तो एयर हॉस्टेस के लिए बेल रिंग करते हैं ताकि वो अपना जो बॉक्स ऑफ फिश है वो दे पाएँ उसको फॉर दी ऑटर। तो ये जो एयर हॉस्टेस हैं वो बहुत अच्छी लेडी होती हैं, वो ये देखती हैं कि हाँ भाई ये इनका पेट है, तो उनको बोलती है मुझे लगता है आप अपने पेट को अपने लैप पे रखना ज़्यादा पसंद करोगे। यानी उनका जो प्रोफेशन था एयर हॉस्टेस का, जॉब थी, उस रूल के अकॉर्डिंग तो यही था कि आपको बॉक्स अपने पैरों के नीचे रख के जाना है, राइट। बट शी वॉज सो सिंपैथेटिक, शी वॉज सो अंडरस्टैंडिंग, वो इतने अच्छे से समझ पा रही थी स्टेट ऑफ माइंड ऑफ ऑथर दैट शी जस्ट सजेस्टेड द ऑथर कि आप अपने पेट को अपने लैप पे रखना ज़्यादा प्रेफर कर दोगे। क्लियर, और इस ही रीजन की वजह से जो ऑथर है वो बोलते हैं कि शी इज अ क्वीन ऑफ अ काइंड। सेकेंडली, जब ऑटर जो है बॉक्स से एकदम से निकल कर बाहर चला जाता है एयरक्राफ्ट में, और कोशिश करते हैं ऑथर उसको ढूंढने की, तब भी एयर हॉस्टेस आती हैं और बोलती हैं कि आप अपनी सीट पे जाके बैठ जाइए और मैं ढूंढकर ऑथर आपको ला कर दूंगी। क्लियर, तो ये इस तरीके से जो वो हेल्पफुल है, जो वो समझ पा रही थी, शी वॉज एबल टू अंडरस्टैंड द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ ऑथर, डेफिनेटली शी वॉज अ क्वीन ऑफ अ काइंड। क्लियर, ऑल राइट, चलिए इसका एक आंसर देखते हैं। The air hostess was very friendly and showed sympathy to Maxwell after listening to his story. ये भी बता गया है चैप्टर में कि author says that I told her everything whatever happened half an hour back and I took her into confidence. ठीक है, ऐसा लिखा है आपके चैप्टर में, यानी कि जो आधे घंटे पहले हुआ था, मैक्सवेल जो है, जो ऑथर हैं, ही डिस्कस्ड एवरीथिंग विद द एयर हॉस्टेस, और एयर हॉस्टेस जो है वो समझ पा रही थी उनके स्टेट ऑफ माइंड को कि हाँ भाई ये सब कुछ हुआ है, एंड देयरफॉर शी वाज एबल टू सिंपैथाइज और अंडरस्टैंड द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ ऑथर. She respected his feelings and concern about the incident with the box and gave him the permission to take the otter out of the box and keep his pet ऑनेस्टली. और ये सिचुएशन सुनने के बाद ऑब्वियसली एयर हॉस्टेस जो हैं वो समझ पा रही थी कि भाई कितनी बुरी सिचुएशन हुई है, बॉक्स में ऑटर को लग गई है, और ऑथर भी कहीं ना कहीं डिसहार्टन फील कर रहे होंगे, तो वो क्या करती हैं, वो परमिशन देती हैं या सजेशन देती हैं कि आप ऑटर को या अपने पेट को निकाल कर बॉक्स में से अपने लैप पे रखकर ट्रैवल कर सकते हो, विच इज नॉट अलाउड, बट शी बिकॉज शी वॉज एबल टू अंडरस्टैंड शी इज अ क्वीन ऑफ अ काइंड, दैट्स वाई शी जस्ट गेव द परमिशन टू द ऑथर. Hearing this, the author developed a profound admiration for the kind lady and referred her as the very queen of her kind. और ये सुनकर ऑथर जो है बोलते हैं कि मुझे एक प्रोफाउंड एडमिरेशन, यानी कि मैं बहुत डीपली इंटेंसली एडमायर करने लगा हूँ एयर हॉस्टेस को कि हाउ नाइस सोल शी इज़, राइट, कितनी अच्छी इंसान है वो, कि शी कुड अंडरस्टैंड द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ ऑथर, the condition of otter and the condition of author, and that's why she was ट्राइंग टू गिव द परमिशन और द सजेशन कि आप ऑर्डर को बाहर निकाल के अपने लैप पे रख दो. क्लियर, तो ये पूरा जो इंसिडेंट है ये बताता है कि एयर हॉस्टेस ऐसा नहीं था कि भाई जो उसकी प्रोफेशन है, जो जॉब है, उसी तरीके से बस उतना लिमिटेड जो बोला गया है वो करे, सर्विंग करें, सेफ्टी का ध्यान रखें, दैट्स इट. बट उन्होंने क्या किया, उन्होंने समझा सिचुएशन को, पैसेंजर की सिचुएशन को समझा, एंड देन शी वाज एबल टू टेल हिम कि आप अपना जो पेट है उसे लैब पे रख सकते हैं. क्लियर, और इसीलिए उसको क्वीन से कंपेयर किया है ऑथर ने. डन, ऑल राइट.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंड व्हेन द बॉक्स वॉज ओपन। हमें पता है भाई अब ये फ्लाइट का सीन है कि जैसे ही ऑथर बॉक्स ओपन करते हैं ऑथर बाहर निकलता है और जंप करके वो फ्लाइट में जाने लगता है, इधर उधर चलने लगता है, ठीक है। इस वजह से क्या होता है, लोग जो हैं डर जाते हैं, वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और वन ऑफ द लेडीज जो हैं वो सीट पे खड़े होकर रैट रैट चिल्लाने लगती हैं। और जब ऑथर पूरी कोशिश करते हैं कि वो ढूंढे ऑटर को, तो जैसे ही मिजबिल उनको दिखता है कि एक इंडियन वाइट टर्बन्ड मैन बैठे हैं जो कि फैट हैं और उनके पैरों के इधर ऑटर दिखता है उनको, तो वो ऑटर को पकड़ने के लिए जैसे ही कूदते हैं तो क्या होता है, उनका जो फेस है इट जस्ट गोज इनटू द करी और उनका पूरा फेस फिल हो जाता है करी के साथ। ये देखकर एयर हॉस्टेस कम्स एंड टेल्स द ऑथर कि आप अपनी जगह पे चले जाइए, यू कैन गो बैक टू योर सीट एंड आई विल फाइंड द ऑटर एंड गिव इट टू यू। क्लियर? तो इस तरीके से एयर हॉस्टेस उनको हेल्प करती हैं। बट ऑब्वियसली द ऑथर वॉज क्रेनिंग हिज नेक, यानी कि वो पूरी कोशिश कर रहे थे कि मैं ढूंढ लूँ किसको, ऑटर को। बट देन सडनली ही नोटिसेस या ही फील्स कि कुछ तो उनके पैरों पे चल रहा है एंड देन ही फाइंड्स आउट कि जो ऑटर है वो उनके पैरों पे चल रहा है। मे बी उसने अपने ओनर को पहचान लिया, राइट, और फिर वो नच करने लगता है उनके नेक और उनके फेस को। तो ये था पूरा कंप्लीट सीन जब बॉक्स ओपन होता है। क्लियर? ऑल राइट, चलिए इसका आंसर डिस्कस करते हैं। As soon as the box was open, Midge jumped out of it. We know that Midgebill or Midge या Otter आपको जो लिखना है, I would prefer you write Midgebill because you have been given as the heading also. So if you know the name of the animal, why not write it? So you should mention that as the box was opened, Midgebill just jumped out of the box or Midge jumped out of the box. He disappeared in no time and ran all over the place, scaring other passengers in the flight. And within no time, यानी इतनी जल्दी, ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना पलक झपकते, दैट इज व्हाट वी से एज विद इन नो टाइम द ऑटो वाज जस्ट मूविंग ऑल अराउंड इन द प्लेन एंड ऑल द पैसेंजर्स वर बीइंग स्कैर्ड ऑफ दिस. The otter created a lot of chaos in the airplane and the co-passengers got scared looking at the little creature. And because of all this situation, there was a lot of chaos created, यानी बहुत अजीब सी situation जो है पैदा हो गई थी, and because of which all the passengers were afraid and scared of Miss Bill. Out of fear, a woman stood up on her seat as he went beneath the legs of a portly white turbaned Indian. And Otto, just he went below the knees या जो feet है sorry of the white turbaned Indian man. इसको देखकर one woman just because of that fear, she jumped on the seat of the airplane. Maxwell tried to get hold of Midge but failed. And as Maxwell or Gavin Maxwell or the writer, he just noticed the otter or Midgebill. As he was trying to jump and catch him, he was not able to. He failed और उनका जो face है it went in the curry. The air hostess assured Maxwell that she would find the otter for him. Soon enough, Midgebill returned to the otter and bounded onto his knee and began to nuzzle his face and his neck. But obviously he went back to his seat. Air hostess assured him, right, that she'll bring the otter to him. So the otter was sitting on the seat, but he was trying his best कि वो ढूंढ पाए otter को. Clear? But after after some time, what happened that the Midgebill or the otter was all there around the knees or the feet of the otter, and he was nuzzling on his neck and his face. Clear? All right. So this was the complete scene. क्या हुआ? See now ये जो questions है ना, these are there in parts, right? कि कैसे otter मिला, कैसे कितने दिन वो रुके, राइट, फिर उसके बाद ऑटर जो है पार्ट टब में उसको लेकर गए तो क्या हुआ, 2 दिन बाद क्या हुआ। नेक्स्ट पूछा जा रहा है यहाँ पर कि कैसे एयरलाइंस या फिर ट्रैवल करना था ऑटर के साथ, उसके बाद कि एग्जैक्टली हुआ क्या, बॉक्स जब पैक कर रहे थे तब बॉक्स के अंदर क्या हुआ था, फ्लाइट में क्या हुआ, एयर हॉस्टेस को क्यों बोला है द क्वीन ऑफ अ काइंड, एंड फाइनली बॉक्स ओपन किया तो क्या हुआ। तो ये पार्ट्स में अगर आप आंसर्स देख रहे हो ना तो डेफिनेटली फिर स्टोरी आपको याद रहेगी। बट इफ यू ट्राई टू जस्ट मेक वन क्वेश्चन जिसमें सब कुछ मेंशन कर दे रहे हो, तो डेफिनेटली दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू टू मेमोराइज और लर्न द आंसर। क्लियर? तो इन पार्ट्स में आंसर्स हैं, तो यहाँ तक की स्टोरी जो है वो आपको आप क्लियर रहेगी। डन? ऑल राइट, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। What game had Midge invented? अब हमें बताया गया है कि मिजबिल बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। कैसे? उसको कोई भी जैसे पिंग पोंग बॉल दे दी या फिर उसके पास मार्बल्स हैं तो वो जगल करता है, उसको मज़ा आता है खेलने में, और उसके पास खुद के तरीके होते हैं गेम खेलने के। वो बैक के बल लेट जाता है, फिर बॉल्स को अपने बेले पे या अपने पॉज की मदद से ऊपर नीचे करता है।
तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि किस तरीके से मिचबिल ने गेम्स इन्वेंट किए हैं, क्योंकि हाँ ऑथर ने भी ये लिखा है कि उसने गेम्स इन्वेंट किए हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली ऑटर को उन्होंने सिखाया नहीं है कि इस तरीके से खेला जाता है, या ऑटर जो है उसको पता नहीं है कि बॉक्स पे बॉल के डिस्क्रिप्शन में ये लिखा हुआ है। तो वो अपनी मर्जी से गेम खेलता है, और जिस तरीके से वो अपनी मर्जी से खेल रहा है डेफिनेटली उसने खुद इन्वेंट किए हैं, खुद डिस्कवर किए हैं उन गेम्स को। क्लियर? इसीलिए वर्ड इन्वेंट यूज किया गया है। डन, चलिए इसका एक आंसर डिस्कस करते हैं। So Midge invented a game of playing with the ball in a unique way. एक बहुत ही अलग तरीके से, अलग वे में बॉल के साथ किस तरीके से खेलना है वो मिचबिल ने इन्वेंट किया था। One of the author's suitcase was damaged and had a slope on the top part. और एक गेम ये भी बताया गया है कि जब ये इराक गए थे तो वहाँ से सूटकेस जो है जर्नी के दौरान उनका ख़राब हो गया था। सूटकेस का जो लिड है वो एक तरीके से ऊपर और एक तरीके से नीचे था जब बंद करते थे, तो मिचबिल ने वो भी देख लिया था। और उस स्लोप का उसने क्या दिमाग लगाया कि अगर मैं बॉल को ऊपर वाले एंड पे रखता हूँ तो वो बॉल जो है नीचे खुद आ जाती है, राइट। तो वो चीज़ भी मिचबिल ने खुद सोची और फिर वो उस तरीके से खेलता था, यानी क्या हुआ, एक इन्वेंशन हुआ। क्लियर? Midge would put the ball on the high end and run to catch it as it slided to the lower end. तो किस तरीके से वो बॉल से डिफरेंट वेज में खेलता था, आप चाहो तो जगलिंग का मेंशन कर लो यहाँ पे। तो वो जो है जगल करता था, अपने बेले पे बॉल्स को खेलता था, और बॉल एक भी ड्रॉप नहीं होती थी फ्लोर पे, ये भी मेंशन किया गया है। एंड सेकेंडली जो सूटकेस वाला गेम है वो भी उसने खुद अपने दिमाग से सोच समझ के खेलना स्टार्ट किया था। क्लियर? ऑलराइट, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज व्हाट आर कंपल्सिव हैबिट्स? What does Maxwell say are the compulsive habits of school children and Midge? तो हमें पता है compulsive habits वो होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, और हम कुछ ऐसी हैबिट्स या एक्शंस परफॉर्म करते हैं अपनी लाइफ में, उन्हें हम बोलते हैं कंपल्सिव हैबिट्स। तो हम क्या बोलेंगे? कंपल्सिव हैबिट्स आर दोज हैबिट्स विच आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल एंड वी परफॉर्म देम विदाउट इवन नोइंग व्हाई वी आर डूइंग इट, तो उन्हें आप कहते हो कंपल्सिव हैबिट्स। अब हमें बोला गया है कंपल्सिव हैबिट्स किसके? स्कूल चिल्ड्रन के। तो हमें बताया गया कि एवरी सेकेंड लैम्प पोस्ट को बोलते हैं क्रॉस करके जाना है, जो रेलिंग्स हैं उसमें एवरी 7th रेलिंग को टच करना है, फिर जो बॉक्सेस हैं, जो चेक्स हैं, जो स्क्वायर्स हैं उसमें पैर रख के जाना है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ के स्कूल चिल्ड्रन की कंपल्सिव हैबिट्स हैं। मिज की कंपल्सिव हैबिट्स भी बताई हैं, राइट, कि वो भी इस तरीके से ही फिर खेलता था। वो जो वॉल थी स्कूल की उस पर बार बार एक एंड से दूसरे एंड पे, या फिर उसके ऑल अराउंड या वॉल पे ऊपर नीचे, जिस तरीके से भी उसको मजा आता था वो इस तरीके के डिस्ट्रैक्शंस पैदा करता था फॉर द टीचर्स एंड द पीपल्स ऑफ दैट स्कूल, राइट। तो इस तरीके से हमें बताना है कि कंपल्सिव हैबिट्स है क्या, एंड देन वी विल डिस्कस द कंपल्सिव हैबिट्स ऑफ द स्कूल चिल्ड्रन एंड देन फाइनली ऑफ मिचबिल। क्लियर? ऑलराइट, चलिए इसका आंसर देखते हैं। सो कंपल्सिव हैबिट्स आर यूजुअली स्ट्रेंज एक्ट्स और बिहेवियर विच अ पर्सन डज विदाउट क्लियर रीजन, यानी कि एग्जैक्ट रीजन नहीं पता होता कि ऐसा होता भी है कि नहीं, बट हम ऐसे कुछ एक्शंस, कुछ हैबिट्स होती हैं जिन्हें परफॉर्म करते हैं विदाउट इवन अंडरस्टैंडिंग द रीजन ऑफ इट। फॉर एग्जाम्पल, सम पीपल पुट देयर राइट फुट इन अ न्यू हाउस फर्स्ट as they believe it would bring them good luck, or a kid jumping over a fence instead of going through the पैसेजवे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग होते हैं जो मानते हैं कि हम अपना सीधा पैर पहले अंदर रखेंगे किसी भी नए घर में क्योंकि वो गुड लक लेके आएगा, ठीक है। तो ये होता है। कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स भी होते हैं कि जो क्रिकेटर्स होते हैं वो सबसे पहले अपना राइट शू पहनते हैं फिर अपना लेफ्ट शू पहनते हैं, मे बी वो गुड लक समझते हैं। तो ऐसे बहुत से रीजंस हैं, एक्शंस हैं जिनका कोई क्लियर कट हमें पता नहीं होता हम क्यों कर रहे हैं, या फिर डेफिनेटली कुछ गुड लक होता है नहीं, बट वी डू इट। सिमिलरली जो बच्चे होते हैं अगर उनको कोई फेंस मिल जाती है, बाउंड्री मिल जाती है, तो वो उस पर चढ़कर क्लाइंब करना ज़्यादा प्रेफर करेंगे ना कि डायरेक्ट रास्ते से जाएं। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसे कोई डोर्स वगैरह होते हैं घर के जिसमें आप बोल सकते हो थोड़े बहुत स्पेसेस होते हैं, रेलिंग्स लगे होते हैं, तो हमें बड़ा मज़ा आता है कि हम उस पर चढ़कर फिर उसको जाएं, उस तरफ दूसरी तरफ जाएं ऑफ द हाउस। बट हमको करना क्या चाहिए? डोर ओपन करके नॉर्मली जाना चाहिए, बट व्हाट वी प्रेफर इज एज अ चाइल्ड वी प्रेफर टू जस्ट क्लाइंब ऑन दोज रेलिंग्स एंड देन जस्ट गो टू द अदर एंड, राइट। तो इस तरीके की जो हैबिट्स होती है ना जिनके लिए कोई रीजन होता नहीं है कि ये ऑथेंटिक है कि नहीं, क्यों करना है, बट वी डू इट, उन्हें कहते हैं हम कंपल्सिव हैबिट्स। Usually, compulsive behavior of children are full of childhood mischief and those of adults are of incorrigible type.
लिखा है कि यूजुअली ज़्यादातर जो बच्चों की कंपल्सिव हैबिट्स होती हैं वो होती हैं उनके बचपने की वजह से, यानी बिकॉज दे जस्ट वांट टू एंजॉय द चाइल्डहुड, मिसचीव्स करनी हो उनको, मस्ती करनी हो, बिकॉज ऑफ दैट दे परफॉर्म सच कंपल्सिव हैबिट्स. बट एडल्ट्स में क्यों होता है ऐसा? बिकॉज दे आर इनकॉरेजेबल. इनकॉरेजेबल की बात हम कर चुके हैं फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक में, यानी कि जो रिफॉर्म नहीं हो सकती, जो चेंज नहीं हो सकती. कुछ ऐसी आदतें होती है जो बचपन से ही हमें आती हैं और हमको पता है कि दे आर नॉट मेच्योर इनफ टू बी कंटिन्यूड फॉर एवर इन लाइफ, बट वी डू इट, क्योंकि हमें यूँ पता है कि वो हम चेंज नहीं कर सकते. क्लियर? तो इसीलिए बच्चों में तो ऑब्वियसली कंपल्सिव हैबिट्स आर ड्यू टू द मिसचीव्स दे वांट टू डू, बट डेफिनेटली इन एडल्ट्स दे आर बिकॉज ऑफ द इनकॉरेजिबल टाइप. क्लियर? अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट आर द कंपल्सिव हैबिट्स इन द स्कूल चिल्ड्रन एंड देन इन मिजबिल. So as per this story, children must place their feet squarely on the center of each paving block. तो एक ब्लॉक्स अगर टाइप का बना हो रोड पे, स्क्वायर्स बने हो, तो बच्चों की आदत होती है हर एक बॉक्स में पैर रख रख कर चलेंगे. तो पहला एक कंपल्सिव हैबिट. दूसरा, दे मस्ट टच एवरी 7th अपराइट ऑफ द आयरन रेलिंग्स. अगर रेलिंग बनी हुई है या स्टेयर्स बने हुए हैं तो हर 7th रेलिंग को उनको टच करना है एकदम से, यानी कि फ्रॉम द फर्स्ट दे विल जस्ट ट्राई टू डायरेक्टली टच द 7th रेलिंग. और पास टू द आउटसाइड ऑफ एवरी सेकेंड लैम्प पोस्ट. और लैम्प पोस्ट जो लगे होते हैं रोड पे लगे होते हैं लैम्प के पिलर्स टाइप, तो उसमें से हर दूसरे पिलर में से उनको क्रॉस करना है, यानी कि एक पिलर छोड़ के दूसरे लैम्प पोस्ट पे क्रॉस करना है, फिर आगे के 2 छोड़कर फिर क्रॉस करना है. तो इनका कोई मतलब है नहीं, सेंस है नहीं, बट मजा आता है. ठीक है? तो इसीलिए स्कूल चिल्ड्रन जो हैं ऐसी कुछ कंपल्सिव हैबिट्स परफॉर्म करते हैं इन दिस चैप्टर. मिजबिल क्या करता है? मिजबिल while on its way to home would jump over the boundary wall railing and run at full speed throughout its length. तो वो क्या करता है? वो वॉल पे चढ़ जाता है किसी भी बाउंड्री पे, एंड देन ही जस्ट वॉक्स अराउंड कंप्लीट लेंथ, और उस पर पूरी तरीके से चलता है. उसका कोई मतलब है नहीं, बट ही जस्ट लव्स इट. तो ये एक कंपल्सिव हैबिट है किसकी? ऑटर की या मिजबिल की, विच इज मेंशन इन दिस चैप्टर. क्लियर? ऑलराइट, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. What group of animals do otters belong to? तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है. इनफैक्ट आपको मेमोराइज करना पड़ेगा कि कौन से ग्रुप में, जो नाम दिया हुआ है ग्रुप का, कौन से ग्रुप को ऑटर्स बिलोंग करते हैं, और इस ग्रुप में कौन कौन से एनिमल्स का नाम मेंशन है वो आपको बताना है. ठीक है? चलिए डायरेक्टली देखते हैं इसका आंसर. So otters belong to a comparatively small group of animals called mustelins. तो आपको ये वर्ड जो है वो हमेशा ध्यान में रखना है. You have to keep this in your mind for the answers. ठीक है? कि mustelins नाम का एक ग्रुप होता है जिसमें बहुत कम एनिमल्स पाए जाते हैं, और इसी ग्रुप में कौन है? हमारे ऑटर. क्लियर? The other animals of this group are badger, mongoose, weasel, stout, mink and others. इन सबके पिक्चर्स हम देख चुके हैं when we were discussing the chapter. तो ये कुछ एनिमल्स हैं जो इस ग्रुप को बिलोंग करते हैं, तो आपको ये याद रखने पड़ेंगे. क्लियर? तो ये क्वेश्चन तो भाई डायरेक्टली मेमोराइजेशन वाला है, आपको ध्यान में रखना है कि मस्टलिन ग्रुप है एंड दीज आर सर्टेन एनिमल्स जो इस ग्रुप में मेंशन है इन दिस चैप्टर. क्लियर? ऑलराइट, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. What guesses did the Londoners make about what Midge was? यानी कि मिजबिल को किस किस एनिमल से कंपेयर किया गया है ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ लंदन. तो हमें सब बताना है. स्क्विरल हो गई, बेबी सील हो गया, राइट? कभी कभी लेपर्ड से भी कंपेयर कर दिया कि, यानी ऑथर जो है बहुत एक ह्यूमरस वे में बोलते हैं कि जैसे लेपर्ड जो है वो अपने स्पॉट्स कहीं छोड़ के आ गया हो, इसीलिए ये लेपर्ड जैसा दिख रहा हो, राइट? तो ऐसे कुछ एनिमल्स की बात की गई है, वो सारे एनिमल्स हमको यहाँ पे मेंशन करने के लिए. ऑलराइट, चलिए लेट्स डिस्कस द आंसर. According to Maxwell, Londoners do not recognize otters easily as they are not found in इंग्लैंड. क्योंकि इंग्लैंड या लंदन में ऑटर्स मिलते नहीं हैं, तो डेफिनेटली वहाँ के लोगों को अगर ऑटर नहीं समझ आता है, रिकग्नाइज नहीं कर पाते, तो इट इज़ नथिंग लाइक अ थिंग टू बी अमेज्ड अबाउट कि यार ऐसा कैसा. तो ऑथर बिल्कुल भी शॉक्ड नहीं है. ही इज़ लाइक ओके विद द फैक्ट कि इफ यू कैन नॉट रिकग्नाइज दिस एनिमल, बट द वे दे आर कंपेयरिंग विद द एनिमल्स उनको ऑलरेडी पता है. दिस इज समथिंग विच इज नॉट डाइजेस्टेबल फॉर द ऑथर. हेंस दे मेड द वाइल्डेस्ट possible guesses about Midgeville. Some people guesses ranged from a baby seal, a squirrel, a walrus, a beaver, a bear cub, a leopard, a hippo to a brontosaurus. हर एक एनिमल का पिक्चर वी हैव ऑलरेडी सीन इन द स्टोरी. तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि बहुत सारे गैसेस होते थे, बहुत से लोग सोचते थे कि भाई इस एनिमल की तरह दिखता है, इस एनिमल की तरह दिखता है. बट जो सबसे बड़े इस तरीके के गैसेस थे कि जिनको कहीं ना कहीं से आप लिंक ही नहीं कर सकते किससे, ऑटर से, वो कुछ ऐसे थे. एक तो था बेबी सील, एक था स्क्विरल यानी गिलहरी जिसको आप बोलते हो, वॉलरस, बीवर, अ बेयर कब यानी अ स्मॉल बेयर, अ लेपर्ड एंड अ
हिप्पो, और यहाँ तक कि डायनासोर से भी कंपेयर कर लिया था ऑटर को, जो कि है ब्रोंटोसॉरस। तो इन सब एनिमल से कंपेयर करते थे वहाँ के लोग, कहाँ के, लंदन के। क्लियर, मिचबिल को विद दीज एनिमल्स। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट है थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट। अब ये थोड़ा लॉन्ग आंसर टाइप के आसपास के क्वेश्चंस हैं, यानी कि थोड़ा लेंथी आंसर्स रहेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट थिंग्स डज मिज डू विच tell you that he is an intelligent, friendly and fun living animal who needs love। देखो बहुत सारी चीजें पूछी हैं। पहली चीज, कौन से तरीके से आपको लगता है कि वो इंटेलिजेंट है, तो हमें गेम्स के बारे में बताना पड़ेगा कि सूटकेस देख के समझ जाना कि मैं इसको इस तरीके से बॉल रखूंगा तो मैं ऐसे गेम खेल सकता हूँ। तो जस्ट द वे ही यूज्ड हिज सेंस of inventing different games, whether it was with the ball or whether it was regarding the suitcase, these all things show us that he was indeed an intelligent animal। next बोला है friendly and fun loving। तो fun loving वाली बात तो we can tell about the water वाला incident, right? he loves to play, या फिर जो यहाँ पर ही मस्ती करता था, compulsive habits थी वो। friendly की बात कैसे कर सकते हो, he nudged the author, और वो बड़े प्यार से author के साथ रहता था। तो all these instances will tell you the different perspectives। clear, all right, चलिए देखते हैं the answer of this question। Midge proved his intelligence when he invented his own game of ping pong ball on a worn out suitcase of Maxwell। तो जो उसकी पिंग पोंग बॉल, यानी कि जो आप नीचे फेंकते हो तो बार बार ऊपर नीचे होती रहती है, तो वो जो बॉल है उस बॉल से उसने सूटकेस पे जो गेम इन्वेंट किया है मैक्सवेल के सूटकेस पे, दैट इज समथिंग विच टेल्स कि डेफिनेटली ऑटर जो है वो एक इंटेलिजेंट एनिमल था। Another instance of his intelligence was when he opened the tap in the bathroom and got into the tub and played with water। और second instance जो इसकी intelligence prove करता है वो है कि उसने देख लिया था कि किस तरीके से उसका ओनर जो है, जो मैक्सवेल है, वो टैप को ओपन करते हैं और पानी आता है उसमें से। तो वो चीज़ वो समझ गया था, कौन, ऑटर, और वो खुद अपने आप से within 2 days जो है जाता था, टैप ओपन करता था and he used to enjoy the water। तो ये भी इंटेलिजेंस बताता है किसकी, ऑटर की। क्लियर, ऑलराइट। Although initially he was aloof and indifferent towards Maxwell, but he gradually exhibited his friendly nature towards his owner। तो definitely in the beginning, as any animal would do, he was taking time to adapt with the situations, right? तो what he was doing is वो थोड़ा aloof और indifferent behave कर रहा था, he was like a little distant from the owner, but धीरे धीरे Maxwell के लिए he tried to adapt with the situation, वो keen हो गया था to understand the surroundings, and definitely वो कहीं ना कहीं वो affection जो है ऑटर को भी हो गया था with the author। This is evident from the fact when he clung to Maxwell's feet in the flight। यानी पूरी फ्लाइट में हो सकता था he would have gone somewhere else, right? But ऑटर जो है वापस अपने ओनर के पास ही आता है, उनका पैर पकड़ लेता है। This shows कि how much he loved his owner। Clear? All right। He developed a close bond with the author in due course of time and proved to be a fun-loving animal when he developed games on his own and exhibited certain compulsive habits on his walks with Maxwell in the streets of London। तो definitely धीरे धीरे he was trying to create that bond, that connection with the author, और वो बन चुका था, ठीक है। तो यहाँ तक क्या पता चलता है, डेफिनेटली ही वॉज अ फ्रेंडली एनिमल, बट फन लविंग कैसे था कि द वे वो लंदन की स्ट्रीट्स पे जब घूमने जाता था तो ही यूज टू एंजॉय जस्ट लाइक स्कूल चिल्ड्रन। वो जो कंपल्सिव हैबिट्स थी, जो वॉल पे ऊपर नीचे चढ़ना था, एवरीथिंग टेल्स अस दैट ही वॉज डेफिनेटली अ फन लविंग एनिमल। तो इफ यू हैव बीन आस्क्ड डिस्क्राइब ऑटर, तो आप इन कैरेक्टरिस्टिक्स को बता सकते हो दैट ही वॉज अ फ्रेंडली एनिमल, ही वॉज एन इंटेलिजेंट एनिमल एंड ही वॉज डेफिनेटली अ फन लविंग एनिमल। क्लियर, ऑल राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। What are some of the things we come to know about the otters from this text? तो ऑटर्स के बारे में बहुत कुछ पता चला हमको। एक तो कि कौन से ग्रुप को बिलोंग करते हैं, मस्टलिन्स, वहाँ कौन से और एनिमल्स पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा इनको पानी बड़ा पसंद है, तो वो पानी वाली बात बता सकते हो। नेक्स्ट, ये बहुत इंटेलिजेंट है, फन लविंग है, फ्रेंडली है। तो ये सारी बातें हम ऑलरेडी डिस्कस करते हुए आए हैं अभी तक। ये सब आपको यहाँ पर इन बोल सकते हैं कॉम्पैक्ट वे आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। क्लियर, ऑल राइट। चलिए देखते हैं इसका आंसर। Otters belong to a comparatively small group of animals called mustelins, shared by badger, mongoose, weasel, stoat, mink and others। तो ये कुछ एनिमल्स हैं जो कि ग्रुप मस्टलिन्स में पाए जाते हैं, और इसी ग्रुप में कौन है, ऑटर। क्लियर। They are found in large numbers in marshes। We know that in Tigris marshes they are as common as mosquitoes, right? तो definitely they are found in abundant लिख सकते हो, they are found in large numbers in marshes। Arabs keep them as pets and
टेम देम। नेक्स्ट चीज़ जो हमें पता चली है कि अराबिक पीपल जो हैं दे यूज टू टेम ऑटर्स, तो वो चीज़ भी हमको यहाँ पर पता चलती है। Otters love to spread water and splash in it. Maxwell's otter was a race previously unknown to science and was at length named by zoologist Lutrogale perspicillata maxwelli। क्या दिया है यहाँ पर कि डेफिनेटली पहले तो एक ऐसी रेस है यानी ऐसी स्पीशीज है कौन ऑटर कि जिसको आइडेंटिफाई नहीं किया था जोलॉजिस्ट ने, साइंस में अननोन था, बट देन जब पता चला तो जोलॉजिस्ट नेम्ड इट एज न्यूट्रोगेल पर्स्पिसिलेटा मैक्सवेली। फिर आपको पता चला यहाँ पर कि उनको पानी से बड़ा प्यार है, उनको पसंद ही नहीं आता कि पानी स्टेशनरी हो, स्टिल हो, तो डेफिनेटली पानी भी बड़ा पसंद है ऑटर्स को। और मैक्सवेल का ऑटर जो है वो अननोन था, दिस ऑल्सो वी हैव टोल्ड, क्लियर, ऑल राइट। Why is Midge's species now known to the world as Maxwell's otter? Maxwell's otter क्यों बोलते हैं इस स्पीशी को? चलिए इसका आंसर डिस्कस करते हैं। So Maxwell's otter was of a race previously unknown to science and was at length named by zoologist Lutrogale perspicillata maxwelli. Hence it is known as Maxwell's otter in short. तो ये आंसर ऑलरेडी हमको पहले भी पूछा गया है कि Maxwell's otter क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये पहले unknown थी species, but after zoologist came to know about it, they named it as Lutrogale perspicillata maxwelli, और इस वजह से Maxwelli जो part of the name है, इसे short में Maxwell's otter भी कहा जाने लगा, clear, all right. Next is Maxwell in the story speaks for the otter Midge. He tells us what the otter feels and thinks on different occasions. Given below are some things the otter does. Complete the column on the right to say what Maxwell says about what Midge feels and thinks. देखो आपको एक नया कॉलम दिया है, अभी हम देखेंगे। इस कॉलम में आपको वो कुछ सिचुएशंस दी हैं, ओकेशंस दी हैं, एक्शंस दिए हैं जो मिज परफॉर्म कर रहा है, और उस वक्त अकॉर्डिंग टू द नरेटर मिज के दिमाग में या मिज की क्या सिचुएशन है या वो क्या सोच रहा है वो बताना है, क्लियर, ऑल राइट। चलिए देखते हैं द कॉलम। तो कॉलम है कुछ इस तरीके का जहां पर हमको पता चला है कि व्हाट मिज डज, ठीक है, मिज क्या करता है, और आपको बताना है हाउ मिज फील्स और थिंग्स, और आपको ये अपनी मर्जी से नहीं बताना, आपको कुछ ऐसा बताना है जो कि अकॉर्डिंग टू क्या हो, अकॉर्डिंग टू ऑथर हो, यानी कि मैक्सवेल के अकॉर्डिंग ये जो एक्शंस हैं इस वक्त मिज के दिमाग में क्या चल रहा है वो बताना है, ठीक है। पहला है प्लंजेस रोल्स इन द वाटर एंड मेक्स द वाटर स्प्लैश एंड स्प्लैश, यानी कि किस तरीके से वो पानी में हाथ वाथ मार रहा है और वो उसको बड़ा मजा आ रहा है, तो वो चीज़ के टाइम पे उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो हमें बताना है। नेक्स्ट, स्क्रूज द टैप इन द रॉन्ग वे। सेकेंडली पता है ना, ब्रैकेट में मेंशन किया गया है कि कभी कभी तो लकीली हो जाता था, बट कभी कभी जब टैप वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चालू करने की कोशिश करता था तो पानी बाहर नहीं आता था, तब मिज के दिमाग में क्या चलता था। नजल्स मैक्सवेल्स फेस एंड नेक इन द एरोप्लेन, और जब फ्लाइट में वो पता कर लेता है ये मेरे ओनर हैं, तो जैसे ही वो उनके फीट पे जाके चढ़ता है देन ही कम्स एंड नजल्स हिज फेस एंड नेक, तो इस वक्त भी मिज के दिमाग में क्या चल रहा है दैट वी हैव टू टेल, क्लियर, ऑल राइट। चलिए इस कॉलम को फिल करते हैं। तो पहली सिचुएशन में भाई वो पानी वानी में खेल रहा है, तो इस वक्त नरेटर के अकॉर्डिंग मिज जो है वेंट वाइल्ड विथ जॉय, हमें डायरेक्टली दिया हुआ है राइट, यानी कि वो बहुत खुश हो चुका था, ही वेंट वाइल्ड विथ जॉय, यानी कि ही वॉज वेरी हैप्पी एट दिस मोमेंट अकॉर्डिंग टू द नरेटर, क्लियर। फिर जब ये है कि वो गलती से गलत तरीके से टैप को ओपन करने की कोशिश करता था और पानी नहीं आता था, तब उसके दिमाग में क्या चल रहा है, इरिटेटेड एंड डिसअपॉइंटेड एट द टैप्स फेलियर टू कॉपरेट, हमें बोला ना चिटर्स, राइट, कि वो चिटरिंग साउंड प्रोड्यूस करता है जो इरिटेशन है, डिसअपॉइंटमेंट है, यानी कि उसको बड़ा बुरा लगता है, ही बिकम्स डिसहार्टेंड कि पानी कैसे नहीं टैप कैसे नहीं चालू हुआ मुझसे, तो दैट टाइम ही इज डेफिनेटली इरिटेटेड एंड ऑल्सो डिसअपॉइंटेड। जब वो नजल करता है व्हेन ही कम्स बैक टू द ऑथर इन द फ्लाइट, और वो सॉर्ट ऑफ नजल कर रहा है ऑथर को नेक पे या फेस पे, उस वक्त ही फील्स मच कंफर्ट एंड कंटेंट आफ्टर इट्स डिस्ट्रेस्ड चिटर, यानी पहले तो ऑब्वियसली ही वॉज अनॉयड, ही वॉज नॉट फीलिंग गुड, क्योंकि इस वक्त क्या हुआ था जो फ्लाइट में व्हेन ही वॉज अवे फ्रॉम द ऑथर, तो डेफिनेटली उसको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, इसीलिए लिखा है डिस्ट्रेस्ड चिटर, यानी कि ही वॉज डिसअपॉइंटेड, इरिटेटेड, अनॉयड, बहुत दुखी था। बट जैसे ही उसको अपना ऑथर अपने ओनर मिल जाते हैं सॉरी, तो उस वक्त उसको फील होता है कि आई एम सैटिस्फाइड, एटलीस्ट मैं कंफर्टेबल हूँ कि मैं सही जगह पे हूँ, क्लियर। तो इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है कि ही फील्स मच कंफर्ट एंड कंटेंट, क्लियर। तो इस तरीके से क्या चीज़ें हमें ऑथर ने खुद बताई हैं, या तो इनडायरेक्ट या डायरेक्ट वे में, वो हमको मेंशन करनी थी कि मिज के दिमाग में क्या चल रहा है, क्लियर, ऑल राइट। Next is read the story and find the sentences where Maxwell describes his pet otter.
Then choose and arrange your sentences to illustrate those statements below that you think are true. कुछ statements दिए हैं, आपको बताना है ये सही है कि गलत है. अगर सही है तो आपको ये बताना है कि कौन से sentences prove करते हैं उस statement को as a true statement, और अगर false है तो definitely कोई statement होगा ही नहीं to prove करने के लिए, तो हम वहाँ पे false mention कर देंगे. Clear? All right. चलिए देखते हैं the very first statement. Makes Midge seem almost human like a small boy. तो ये सही है क्या? ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल एक छोटा बच्चा जो होता है, ह्यूमन बीइंग जो होता है, बिल्कुल वैसे ही चाइल्ड की तरह या किड की तरह ऑटर बिहेव करता है. तो डेफिनेटली ये सही है. क्यों? क्योंकि देखो ऐसा सेंटेंस बोला गया है, ही स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन प्ले, यानी कि ज़्यादातर टाइम जो है ऑटर खेलने में बिताता था, इसीलिए उसको ऐसा लगता था देखकर कि जैसे कि एक ह्यूमन बीइंग का बच्चा हो. क्यों? क्योंकि हमारी जो ह्यूमन बीइंग बच्चे या बेबीज होते हैं, दे डेफिनेटली लव टू प्ले ऑल द टाइम, राइट. तो वो एक कैरेक्टरिस्टिक या स्टेटमेंट जो है प्रूव करता है डेफिनेटली मिज जो है वो भी एक ह्यूमन की तरह सीम करता था. क्लियर? shows that he is often irritated with what Midge does. ऐसा कुछ तो बता ही नहीं है कि इरिटेट हो जाते थे. जो मैक्सवेल है वो इरिटेट होते थे क्या? डेफिनेटली नहीं. मैक्सवेल को कभी भी ऐसा नहीं बताया पूरे चैप्टर में जब उनको बुरा लगता हो या वो अनॉय हो जाते हो मिजबिल के एक्शन से. उनको तो बल्कि बहुत अमेजिंग सरप्राइजिंग लगता था. क्लियर? तो डेफिनेटली ये स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स. और फॉल्स है तो कोई स्टेटमेंट प्रूफ ही नहीं है. क्लियर? ऑल राइट. नेक्स्ट आपको जो स्टेटमेंट गिवन है वो है shows that he is often surprised by what Miz does. तो हमें पता है कि यहाँ पर सरप्राइज की बात हो रही है, तो डायरेक्टली वो अमेज्ड वाला सेंटेंस आ जाना चाहिए, राइट. कि जब बाथ टब में वो जाके टैप ओपन करता है, दैट अमेज्ड और सरप्राइज्ड द ऑथर. So I watched amazed in less than a minute he had turned the tap far enough to produce a trickle of water and after a moment or two achieved the full flow. तो ये sentences जो है प्रूव करते हैं. देखो यहाँ पे वर्ड दिया है amazed, इसी का मतलब क्या होता है? सरप्राइज्ड. क्लियर? तो ये वर्ड हमें बताते हैं कि डेफिनेटली वो क्या थे? वो सरप्राइज्ड हो जाते थे, अमेज्ड हो जाते थे जब भी वो ऑटर के ऐसे कुछ एक्शंस देखते थे. क्लियर? ऑल राइट. नेक्स्ट है ऑफ मिड्स एंटीक्स इज कॉमिकल. ऐसा कुछ है क्या कि वो एक एंटीक्स यानी कि जिस तरीके के काम करता था वो क्या थे? बिल्कुल कॉमिकल थे, हंसी मजाक वाले थे. तो डेफिनेटली ट्रू है. देखिए सेंटेंस देखिए. Marbles were Mid's favorite toys for this pastime. He would lie on his back rolling 2 or more of them up and down his wide, flat belly without ever dropping one on the floor. यानी कि ये जो हरकतें करता है, यानी कि the way he performs, खेलता था वो बेले के ऊपर बिल्कुल ऐसे हाथ से बॉल चलाना, जगलिंग करना, तो ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं कॉमिकल साउंड करता है. तो ये सेंटेंसेस प्रूव करते हैं कि मिसबिल को जो है इस तरीके से खेलते हुए देखकर मैक्सवेल को लगता था कि दिस इज समथिंग ह्यूमरस. क्लियर? ऑल राइट. Next sentences shows that he observes the antics of Midge very carefully. ऐसा कुछ पता चलता है क्या कि उसके जो antics यानी कि जो the way he performs, जो हरकतें बोलते हैं हिंदी में, that is what antics mean. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ statement है क्या जो बताता है कि जो मैक्सवेल है वो मिज की हर एक एक्शन को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते थे. डेफिनेटली बहुत से सेंटेंसेस हैं. एक सेंटेंस जो हम ले सकते हैं, a suitcase that I had taken to Iraq had become damaged on the journey home so that the lid when closed remained at the slope from one end to the other. Midge discovered that if he placed the ball on the high end, it would run down the length of the suitcase. तो जिस तरीके से मिज तो अपना खेलता रहता था, बट मैक्सवेल ने ये ऑब्जर्व किया कि उसने खुद डिस्कवर किया है कि एक स्लोप पे अगर वो बॉल रखता है सूटकेस के तो वो खेल सकता है. तो डेफिनेटली ये सेंटेंस बताते हैं क्या कि मैक्सवेल बहुत डीपली या अच्छे से ऑब्जर्व करता था whatever मिजबिल did. And he would dash around to the other end to ambush its arrival, hide from it, crouching to spring up and take it by surprise, grab it and trot off with it to the high end on once more. अब देखो वो जो भी एक्शन परफॉर्म कर रहा है, वो हाइड कर रहा है, वो एकदम से आ रहा है, ट्रॉट ऑफ कर रहा है, हर एक चीज जो है उसने इतनी ध्यान से ऑब्जर्व किया, किसने? हमारे ऑथर ने, कि मैक्सवेल डेफिनेटली ऑब्जर्व्ड एवरी एंटीक ऑफ मिजबिल वेरी क्लोजली. क्लियर? तो ये कुछ सेंटेंसेस हैं which prove this complete sentence. All right? Okay. Next sentences shows that he thinks Midge is a very ordinary otter. तो कहीं पे भी चैप्टर में ऑथर ने ये नहीं बोला है कि ऑटर जो है वो बहुत ऑर्डिनरी सा है, यानी कि ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है अबाउट दी ऑटर. तो डेफिनेटली दिस स्टेटमेंट इज false. Next is shows that he thinks the otter is very unusual. क्या ऐसा लगता है कहीं पे भी सेंटेंसेस में कि ऑटर जो है वो अनयूजुअल यानी एक अलग एनिमल है, क्योंकि लोग कंपेयर करते थे उसको डिफरेंट एनिमल से. तो डेफिनेटली ये सेंटेंसेस जो है वो प्रूव करेंगे कि ऑटर जो है वो अनयूजुअल यानी कि ऐसा एनिमल नहीं, जैसे डॉग जो आप कहीं भी ले जाओ हर कोई रिकॉग्नाइज कर लेगा, राइट. तो ऑटर डेफिनेटली अनयूजुअल
था। तो ये सेंटेंसेस जो है प्रूव करते हैं कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। इट इज नॉट आई सपोज इन एनी वे स्ट्रेंज दैट द एवरेज लंडनर शुड नॉट recognize an otter, but the variety of guesses as to what kind of animal this might be became a surprise to me. यानी कि जिस तरीके से उसको डिफरेंट एनिमल्स की तरह कंपेयर किया जाता था, तो वो जो है एक सरप्राइजिंग थिंग था ऑथर के लिए। क्यों? क्योंकि उनको क्या लगता था भाई ऑटर है, अब उनने तो ऑब्वियसली उसको रखा है तो उनको पता है कि ऑटर है, बट वहाँ के लोगों के लिए तो ये आम एनिमल नहीं था, इसीलिए उनको ये सरप्राइजिंग लगा। मीन्स उनको समझ आया कि हाँ ये अनयूजुअल है। क्लियर? ऑल राइट। Next is thinking about the language. Describing a repeated action in the past. कभी कभी कुछ हम words use करते हैं जिससे past में लगातार होने वाले action, some actions which were repeatedly happening in the past, उनकी बात करते हैं। Clear? Let's read about it. To talk about something that happened regularly in the past but does not happen any longer, we use would or used to. कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं जो पास्ट में लगातार होते थे, दे यूज टू हैपन रेगुलरली इन द पास्ट, बट अब नहीं होते हैं, नाउ दे डू नॉट कंटिन्यू। तो हम क्या यूज करते हैं, या तो वर्ड या यूज्ड टू एक्सप्लेन और टू टेल दोज पास्ट इवेंट्स जो कि रेगुलरली रिपीट होते थे। क्लियर? Both would and used to can describe repeated actions in the past. और दोनों ही would और used to जो है ऐसे events को जो कि past में repeat होते थे उनको describe करते हैं। Clear? All right. Midge would follow me without a lead and come to me when I called his name. तो यहाँ ये जो लिखा है ना Midge would follow me, यानी कि past में जब भी ये होता था Midge will regularly, repeatedly ये एक्शन परफॉर्म करता था following the author. Clear? तो इसीलिए यूज क्या किया है would को। Next, he would play for hours with a selection of टॉयज। ही वुड प्ले लिखा है, यानी वुड यहाँ पे क्या बता रहा है, पास्ट में हुआ एक्शन एक तो, दूसरी बात ये रिपीटेडली होता था, हर रोज वो ये एक्शन परफॉर्म करता था, अब नहीं करता क्योंकि अभी की बात ही नहीं हो रही। राइट? ऑन हिज वे होम मिज वुड टग मी टू दिस वॉल। अगेन हमेशा जब भी वो घर आते थे वापस तो वो जो वॉल थी उस पे ही यूज्ड टू टग हिम ऑन द वॉल। तो ये जो है ये वर्ड ये अगेन बता रहा है कि पास्ट में रिपीटेडली ये एक्शन होता था। When I was 5 years old, I used to follow my brother all over the place. अब ये सेंटेंस जो है इसमें क्या समझ आ रहा है कि जब मैं 5 साल का था, when I was 5 years old, I used to, यानी कि मैं हमेशा ये करता था, पास्ट में रिपीटेड एक्शन था कि I used to follow my brother. Clear? He used to tease me when mother was not around. जब घर पे मम्मा नहीं होती थी तो my brother used to tease me, यानी used to बता रहा है कि वो जब भी मम्मी नहीं होती थी वो repeatedly मुझे परेशान करता था। तो ये चीज़ क्या हो गई, used to, या यहाँ पे जो would use हुआ है, ये चारों या पांचों जो है वो आपको यही चीज़ बता रहे हैं कि एक्शन जो है पास्ट में रिपीट होता था बट अब नहीं होता है, तो हम would या used to को यूज करते हैं। क्लियर? ऑल राइट। To describe repeated states or situations in the past, however, we use only used to. but अगर हमें कोई state यानी कि उस वक्त की जो भी दशा थी, जो भी situation थी, वो बताना हो past में, तो हम जो है used to को prefer करते हैं। We cannot use would for states or situations in the past. अगर कोई situation है, कोई state of mind है, कुछ उस वक्त होता था, उसको बताने के लिए हम would को use नहीं करते, हम used to को करते हैं, यानी used to do this। ठीक है? तो यहाँ पर ये आपको चीज ध्यान में रखनी है। So we do not use would with verbs like be, have, believe, etc. ठीक है? हम बोलते हैं used to believe, यानी कि वो state of mind है believe। फिर हम बोलेंगे used to have, वो situation थी। used to be, यानी मैं ऐसा था या ऐसे थी। तो ये क्या कर रहे हैं, used to जो है वो situation के साथ या किसी state के साथ ही हम यूज करते हैं। state means हम यहाँ की country state की बात नहीं कर रहे हैं, state of mind की बात कर रहे हैं। क्लियर? तो उस वक्त जो भी हमारा state of mind है, जो भी situation है, उसको past में अगर हम repeatedly बताना चाहते हैं तो वो हम यूज करेंगे used to के साथ। क्लियर? नॉट would के साथ। Look at the following sentences. When we were young, we used to believe there were ghosts in school. तो जब हम छोटे थे तो हमको लगता था स्कूल में भूत है, घोस्ट है। तो यहाँ पर ये used to क्यों यूज किया, क्योंकि believe क्या है, उस वक्त हमारा जो state of mind होता था कि हम ऐसा मानते थे, तो हम would यूज नहीं करेंगे कि we would believe, हम बोलेंगे we used to believe. All right. नेक्स्ट सेंटेंस है 30 years ago more women used to be housewives than now. कि 30 साल पहले 30 years ago क्या होता था, there was this situation कि women were housewives. तो यहाँ पर ये क्या है, ये एक situation है, तो we will not use women would be.
ठीक है, वुड भी यहाँ पे फिर क्या हो जाता है कि ऐसा हो सकता है, अभी हम क्या यूज करेंगे, यूज टू को। क्लियर। नेक्स्ट, बी है डिस्क्राइब्स अ सिचुएशन। एज वी ऑल नो भाई यहाँ पे बी क्या बता रहा है, सिचुएशन बता रहा है। From the table below, make as many correct sentences as you can using would or used to as appropriate। तो हमें बॉक्स दिए हुए हैं, आपको would या used to से जोड़ना है सेंटेंसेस को, और ये ध्यान में रखना है अगर कोई रिपीटेड एक्शन पास्ट में स्टेट ऑफ माइंड या सिचुएशन बताता है तो आप used to यूज करोगे, अदरवाइज यू कैन यूज would also। क्लियर, ऑल राइट। तो ये कंप्लीट आपको बॉक्स दिया हुआ है जहां आप इन वर्ड्स, इन पार्ट्स को वुड या यूज टू के साथ यूज करके ये सेंटेंसेस के साथ कंबाइन करके कंप्लीट सेंटेंस फॉर्म कर सकते हो। क्लियर। तो हमारे पास बहुत सारे सेंटेंसेस बन सकते हैं, लेट्स डिस्कस दोज सेंटेंसेस। So the very first sentence is Emperor Akbar used to be fond of musical evenings। तो हमें पता है कि यहाँ पर used to be क्या बता रहा है, situation, right? तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, Emperor जो है वो used to be fond of, would be fond of नहीं बोलेंगे। Clear? Every evening we used to take long walks on the beach। तो हम हर शाम को जो है रिपीटेड एक्शन था और ये सिचुएशन बता रहा है, तो हम क्या यूज कर रहे हैं, used to with take। Clear? 50 years ago very few people used to own cars। तो ये क्या है भाई, यहाँ पर own भी एक ऐसा वर्ब सिचुएशन बता रहा है कि क्या होता था कि बहुत से लोग जो है, बहुत कम लोग जो है कार्स ओन करते थे, तो हमने क्या यूज किया, used to। क्लियर। Till 1980s, Shanghai used to have very dirty streets। तो क्या लिखा है यहाँ पर, very dirty streets है, सिचुएशन है, again we will use what, used to। My uncle used to spend his holidays by the sea। जो मेरे अंकल हैं वो used to spend यानी कि वो सिचुएशन है, राइट, तो इसीलिए हमने क्या यूज किया है, used to। क्लियर। My uncle used to be fond of musical happenings। वही सेम चीज है भाई, जैसे एम्परर अकबर के लिए बोला है used to, सेम चीज यहाँ पे आपने बोला है used to के लिए। My uncle used to take long walks on the beach। सेम चीज है, यहाँ पर भी क्या था भाई, every evening we used to, तो my uncle used to, यानी कि सारी ही situations पता चल रही हैं, इसीलिए हम किसको यूज कर रहे हैं, used to को यूज कर रहे हैं to tell the situation or the state of mind in these sentences। Clear? All right। नेक्स्ट इज नाउन मॉडिफायर्स। तो अब जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें हमको क्या बोला था कि एज अप्रोप्रिएट आप या तो यूज टू या वुड के साथ सेंटेंसेस बनाइए, तो सारे सेंटेंसेस यूज टू के साथ बन पा रहे थे, तो वी मेड देम। ठीक है, अब बोला गया है नाउन मॉडिफायर्स, द सेकेंड कॉन्सेप्ट अबाउट द लैंग्वेज। टू डिस्क्राइब और गिव मोर इंफॉर्मेशन अबाउट a noun or to modify a noun, we use adjectives or adjectival phrases। Look at these examples from the text। क्या बोला गया है कि किसी नाउन को और ज़्यादा डिस्क्राइब करने के लिए या फिर उस नाउन को मॉडिफाई करने के लिए हम कुछ वर्ड्स यूज करते हैं जिन्हें हम कहते हैं एडजेक्टिव्स, या फिर हम कुछ एडजेक्टिव के फ्रेजेस यूज करते हैं जिसे कहते हैं एडजेक्टिवल फ्रेजेस। क्लियर। कुछ जैसे हमको एग्जांपल्स दिए हैं, लेट्स डिस्कस दोस। एन एमिनेंटली सूटेबल स्पॉट। तो स्पॉट क्या है, नाम है किसी एक पॉइंट का, तो ये नाउन हो गया, और हम एमिनेंटली सूटेबल बता रहे हैं तो हमने क्या यूज किया, हमने एक नाउन मॉडिफायर यूज किया है। सिमिलरली हिज वाइट फ्लैट बेली, बेली इज नॉट अ बॉडी पार्ट, नेम ऑफ अ बॉडी पार्ट, तो इट्स अ नाउन, एंड नाउ वी आर मॉडिफाइंग इट या फिर डिस्क्राइबिंग इट बाय यूजिंग वाइट फ्लैट, तो ये भी क्या कर रहा है, नाउन मॉडिफाई कर रहा है। सिमिलरली सिमेट्रिकल पॉइंटेड स्केल्स, स्केल्स क्या हैं, जो पार्ट है ऑफ एनिमल या फिश, जो स्केल्स होते हैं उन्हें हम बोल रहे हैं, तो ये नाम है, इनको मॉडिफाई करने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, सिमेट्रिकल पॉइंटेड, तो ये भी क्या हुआ, एक नाउन मॉडिफायर। एंड सिमिलरली रिक्शोशेटिंग बुलेट, तो बुलेट कैसी है भाई, जिसका कोई प्रॉपर वो नहीं है, डिस्टेंस डायरेक्शन चेंज हो जाता है, तो दिस वर्ड इज अगेन मॉडिफाइंग द नेम बुलेट। क्लियर। तो ऐसे जो है हम कभी भी कोई भी वर्ड यूज करते हैं टू मॉडिफाई अ नाउन, तो उसे हम कह देते हैं नाउन मॉडिफायर। वेरी इजी, राइट, ऑल राइट। Nouns can also be used as a modifier। सबसे पहला पॉइंट बताएं कि नाउन्स को मॉडिफायर की तरह यूज कर सकते हैं, कैसे, देखिए। द डिनर पार्टी, कौन सी पार्टी है भाई, डिनर पार्टी है। और डिजाइनर ड्रेस, कैसी ड्रेस है, डिजाइनर ड्रेस है, यानी नॉर्मली ड्रेस बोलो, नॉर्मली पार्टी बोलो, नहीं, हमने क्या यूज किया, नाउन मॉडिफायर। नेक्स्ट द कार कीज, तो हमने क्या बोला, नॉर्मली भी बोल सकते हैं कीज, नहीं, किसकी कीज है भाई, कार की कीज है, तो नाउन को भी हम मॉडिफायर की तरह यूज कर सकते हैं, जैसे डिनर, डिजाइनर और कार। Clear? All right. Similarly, we can use more than one noun as modifier
प्रॉपर नाउन्स कैन ऑल्सो बी यूज। तो पहले हम नाउन को यूज करते हुए देख रहे हैं एज अ मॉडिफायर, वैसे ही हम मोर देन वन नाउन या एक प्रॉपर नाउन यानी कि जैसे स्पेसिफिक, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलती हूँ लंदन, तो लंदन एक ऐसा नेम ऑफ द प्लेस है जो कि एक ही है, राइट, आप हर कहीं को नहीं बोल सकते लंदन। वैसे ही किसी का इंसान का नाम लेते हो राहुल, तो वो राहुल एक पर्सन है, राइट, एक इकलौता इंडिविजुअल है, आप हर एक लड़के को राहुल नहीं बोल सकते, तो वो क्या हो जाता है प्रॉपर नाउन। वहीं अगर आप कॉमन ग्रुप को बोलना चाहते हो, जैसे अगर मैं बोल रही हूँ बॉयज, तो बॉयज क्या है, हर एक लड़के को बोल सकते हो, तो वो हो जाता है कॉमन नाउन, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं कि या तो मोर देन वन नाउन या फिर प्रॉपर नाउन को भी हम एज अ मॉडिफाई यूज कर सकते हैं। देखिए कैसे, द क्रिसमस डिनर पार्टी, क्रिसमस क्या है भाई, नेम ऑफ द फेस्टिवल, डिनर क्या है, नेम ऑफ सम पॉइंट यानी स्टेट, या फिर बोल सकते हो जो इवेंट्स हैं खाने के, पार्ट्स ऑफ द डे के, वो बोला तो ये भी नाम है। फिर पार्टी तो आपको पता ही है नेम ऑफ एन इवेंट है। तो क्रिसमस डिनर, दो ज्यादा हमने कितने, दो नाउन्स यूज कर लिए, यानी मोर देन वन नाउन को भी आप एज अ मॉडिफायर यूज कर सकते हो। अ सिल्क डिजाइनर ड्रेस, डिजाइनर था एक ऑलरेडी नाउन मॉडिफायर, हमने सिल्क भी यूज कर लिया, तो अ सिल्क डिजाइनर ड्रेस, ठीक है, तो मोर देन वन नाउन। नेक्स्ट, द मारुति कार कीज, अब मारुति क्या है, एक नेम है ऑफ कंपनी, और मारुति क्या है भाई, एक प्रॉपर नाउन है। क्यों, क्योंकि इसको हर किसी कार को मारुति नहीं बोल सकते, ठीक है, तो इसीलिए हमने देखो प्रॉपर नाउन एंड मोर देन वन नाउन को यूज कर लिया है एज नाउन मॉडिफायर। क्लियर, ऑल राइट। नेक्स्ट आप यूज कर सकते हो एडजेक्टिवल फ्रेज को भी एज अ नाउन मॉडिफायर, यानी कि फ्रेज क्या है भाई, सब्जेक्ट वर्ब नहीं दिख रहा कॉम्बिनेशन, और फ्रेज में एडजेक्टिव है मेन पार्ट, तो वो क्या हो जाएगा एडजेक्टिवल फ्रेज, ठीक है। अब इन फ्रेजेस को भी आप एज अ नाउन मॉडिफायर यूज कर सकते हो। लेट्स सी द एग्जांपल्स। द लवली क्रिसमस पार्टी, अब क्रिसमस पार्टी ऑलरेडी एक नाउन मॉडिफायर चल रहा था पार्टी का, राइट, बट फिर हमने लवली बोल दिया, तो लवली क्या बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है क्रिसमस की, राइट, तो ये क्या हो गया एक एडजेक्टिव। नेक्स्ट, अ ट्रेंडी सिल्क डिजाइनर ड्रेस, सिल्क डिजाइनर ऑलरेडी चल रहा था नाउन मॉडिफायर की तरह, हमने क्या यूज कर लिया ट्रेंडी के साथ, तो ट्रेंडी सिल्क डिजाइनर एडजेक्टिवल फ्रेज हो गया, राइट। नेक्स्ट, द फ्राइटफुली एक्सपेंसिव गोल्डन मारुति कार कीज, तो यहां हमने फ्राइटफुली एक्सपेंसिव गोल्डन, तो इतने सारे नाउन मॉडिफायर्स यूज कर लिए जो कि क्वालिटी बता रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ये भी एडजेक्टिवल फ्रेज हो गया। क्लियर, तो आप किसी नाउन को, मोर देन वन नाउन को, प्रॉपर नाउन को और एडजेक्टिवल फ्रेज को एज नाउन मॉडिफायर यूज कर सकते हो। डन, ऑल राइट। लुक एट दीज एग्जाम्पल्स फ्रॉम द टेक्स्ट and say whether the modifiers are nouns, proper nouns और adjective plus noun। आपको क्या बोलना है, या तो कोई नाउन होगा या फिर क्या होगा नाउन कैसा प्रॉपर नाउन, ठीक है, या होगा एडजेक्टिव प्लस नाउन, यानी एडजेक्टिव भी होगा नाउन भी होगा। तो आपको सेंटेंस देखना है और ये पता लगाना है कौन सा नाउन है, कौन सा प्रॉपर नाउन है, कौन सा एडजेक्टिव प्लस नाउन है जो कि नाउन मॉडिफायर की तरह काम कर रहा है। बहुत ईजी है, राइट। पहला दिया है ऑफर फिक्सेशन, तो हमें पता है ऑटर फिक्सेशन, तो यहाँ पर ये जो ऑटर फिक्सेशन है वो नाउन है, राइट, फिक्सेशन भी एक फीलिंग का नाम है, ऑटर क्या है एनिमल का नाम, तो यहाँ आप क्या यूज कर रहे हो, नाउन यूज कर रहे हो एज द नाउन मॉडिफायर। क्लियर, ऑल राइट। नेक्स्ट इज द आयरन रेलिंग्स, कैसी रेलिंग्स हैं भाई, आयरन की बनी हुई, तो ये क्या हो गया नाउन हो गया बिकॉज इट्स अ नेम ऑफ एन एलिमेंट। नेक्स्ट, द टिग्रिस मार्शेस, अब टिग्रिस मार्शेस क्या है भाई, ये एक ऐसा नाम है जो एक ही जगह का है, राइट, तो ये क्या हो जाएगा प्रॉपर नाउन। क्लियर, तो यहाँ प्रॉपर नाउन इज एक्टिंग एज व्हाट, द नाउन मॉडिफायर। क्लियर, ऑल राइट। नेक्स्ट इज द लंडन स्ट्रीट्स, कौन सी स्ट्रीट्स हैं भाई, लंदन की स्ट्रीट्स हैं, लंदन में पहले ही बता चुकी हूँ एक प्रॉपर नाउन है, तो ये क्या हो गया एक प्रॉपर नाउन विच इज एक्टिंग एज व्हाट, अ नाउन मॉडिफायर। क्लियर। नेक्स्ट, सॉफ्ट वेलवेट फर, फर कैसा है, सॉफ्ट वेलवेट है, तो यहाँ पर क्या हो गया एडजेक्टिव हो गया, राइट, और प्लस नाउन हो गया, क्योंकि वेलवेट क्या है एक क्लोथिंग मटेरियल का नाम है, तो सॉफ्ट हो गया एडजेक्टिव, वेलवेट हो गया नाउन, तो क्या हो गया एडजेक्टिव प्लस नाउन। क्लियर। नेक्स्ट, अ फोर फुटेड सॉसर प्लेयर, तो हमें पता है भाई यहाँ पर फोर फुटेड क्या बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है, एडजेक्टिव बता रहा है, ठीक है, और यहाँ सॉसर क्या है नेम है, तो ये क्या हो गया एडजेक्टिव प्लस नाउन एक्टिंग एज अ नाउन मॉडिफायर। क्लियर, ऑल राइट। Next is, given below are some nouns and a set of modifiers. Combine the nouns and modifiers to make as many appropriate phrases as you can. तो हमें बहुत सारे nouns दे दिए हैं, बहुत सारे modifiers दे दिए हैं, और आपको जोड़कर उनको जो भी आपको लगता है, आपको एक दो जितने भी आप बना सकते हो noun modifiers, वो आपको बनाना। क्लियर। तो सबसे पहले तो बॉक्सेस देख लो किस तरीके से आपको गिवन है, ये कुछ आपको वर्ड्स दिए हैं बहुत सारे, ठीक है, तो ये तो हो जाएंगे आपके कुछ nouns, सिमिलरली दीज आर अदर nouns, और फिर आपको क्या दिए हुए हैं कुछ modifiers दिए हुए हैं, these are the
मॉडिफायर्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक एक नाउन को जो भी मॉडिफायर के साथ जाकर एक प्रॉपर मीनिंगफुल बन रहा होगा कोई वर्ड, वो हम बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो लेट्स सी सर्टेन एग्जांपल्स। जैसे टेंपल दिया है, ठीक है, तो टेंपल को आप क्या बोल सकते हो, व्हाइट टेंपल, राइट, जो व्हाइट स्टोन का बना हुआ हो तो व्हाइट टेंपल। नेक्स्ट आप बोल सकते हो स्टोन टेंपल, जो स्टोन का बना हो। तो ऐसे तरीके से आपको बस कंबाइन करना है, एक सॉर्ट ऑफ फन एक्टिविटी आपके लिए, जिसमें आपको ये देखना है कि किस तरीके से नाउन मॉडिफायर्स बनते हैं, क्लियर। जैसे गिफ्ट्स की बात करो तो आप गिफ्ट को कैसे डिफाइन कर सकते हो, ऑर्डिनरी गिफ्ट, यानी किसी ने कोई बहुत नॉर्मल सा आम सा गिफ्ट दे दिया हो तो ऑर्डिनरी गिफ्ट। वैसे ही बर्थडे पे मिलने वाला गिफ्ट है तो क्या बोल रहे हो, बर्थडे गिफ्ट, क्लियर। नेक्स्ट टाइम, टाइम के लिए हम किस तरीके के वर्ड्स यूज करते हैं, जैसे अगर कोई चीज हम पहली बार कर रहे हैं तो हम बोलते हैं फर्स्ट टाइम, राइट। तो फर्स्ट टाइम हो गया, एक टाइम को मॉडिफाई कर रहा है कौन सा वर्ड, फर्स्ट। नेक्स्ट फैमिली टाइम, जब हम फैमिली के साथ स्पेंड कर रहे हैं टाइम तो बोल देते हैं फैमिली टाइम, राइट। सिमिलरली कॉलेज टाइम, रफ टाइम, रफ टाइम यानी कि जब बहुत बुरा वक्त चलता है तो बोलते हैं रफ टाइम, ठीक है। तो ये कुछ मॉडिफायर्स आप यूज कर रहे हो ऑफ द गिवन नाउन्स। क्रॉसिंग, क्रॉसिंग यानी कि जब हम पार कर रहे हो, कोई चीज क्रॉस कर रहे हो, तो जब जहाँ पे रेलवेज क्रॉसिंग होती है हम बोल देते हैं रेल रोड क्रॉसिंग, यानी रेलवे ट्रैक से वहीं से आपको जब क्रॉस करना होता है तो एक रोड भी बना होता है, रेलवे ट्रैक भी बना होता है, तो आपके लिए एक तरीके से बैरियर लग जाते हैं, अगर ट्रेन निकल रही होती है, नहीं तो आप नॉर्मली क्रॉस कर सकते हो। तो क्या कर रहे हो, मॉडिफाई कर रहे हो क्रॉसिंग को। वैसे ही हम बोलते हैं फर्स्ट क्रॉसिंग, क्लियर। नेक्स्ट फिजिक, फिजिक की बात तो हम ऑलरेडी बहुत बार कर चुके हैं, प्लम फिजिक, राइट। जैसे तो प्लम फिजिक, ऑर्डिनरी फिजिक, यानी जैसे कॉमनली कोई भी चीज की भी फिजिक होती है वैसी, ठीक है। तो आप मॉडिफाई कर रहे हो, नॉर्मली फिजिक बोलोगे तो आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, पर कुछ मॉडिफाइज यूज कर दे रहे हो तो बता दे रहे हो, सामने वाला मोटा है तो प्लम फिजिक, सामने वाला नॉर्मल फिजिक का है तो ऑर्डिनरी फिजिक, क्लियर। सिमिलरली गर्ल्स के लिए भी बोल सकते हो प्लम गर्ल्स, कॉलेज गर्ल्स, आपको और भी वर्ड्स मिल सकते हैं जो आप यूज करके फॉर्म कर सकते हो, क्लियर, ऑल राइट। नेक्स्ट है थॉट्स। अब थॉट्स के लिए आप बहुत सारे वर्ड्स बना सकते हो, जैसे अनकंफर्टेबल थॉट्स, रिडिक्यूलस थॉट्स, ऑर्डिनरी थॉट्स, गुड थॉट्स, इनविगोरेटिंग थॉट्स, हार्ट ब्रेकिंग थॉट्स, ठीक है। तो हर एक वर्ड जो देखो डिफरेंट तरीके से मॉडिफाई कर रहा है, कभी बोल रहे हो अनकंफर्टेबल से थॉट्स आ रहे हैं, कभी बोल रहे हो रिडिक्यूलस यानी बहुत ही बकवास थॉट्स आ रहे हैं, कभी बोल रहे हो ऑर्डिनरी थॉट्स है जो नॉर्मल थिंकिंग है। सिमिलरली गुड थॉट्स, इनविगोरेटिंग, इनविगोरेटिंग यानी एनर्जाइजिंग, रिफ्रेशिंग थॉट्स, ठीक है। वैसे ही बोल रहे हो हार्ट ब्रेकिंग थॉट्स, ऐसा कुछ सोच रहे हो जिससे बिल्कुल ऐसा लग रहा है हार्ट इज ब्रेकिंग, ठीक है। तो इस तरीके के कुछ क्या है, थॉट्स हैं। तो आप इस तरीके से नाउन्स को कुछ मॉडिफायर्स के साथ यूज करके प्रॉपर नाउन मॉडिफायर फॉर्म कर सकते हो, क्लियर। जैसे स्क्रीम है यानी चिल्लाना, तो कैसे हो सकता है, लाउड स्क्रीम, हार्ट ब्रेकिंग स्क्रीम, क्लियर। सब्जेक्ट को बोल सकते हो ऑर्डिनरी सब्जेक्ट, कॉलेज सब्जेक्ट। अब इसमें कुछ एक्सप्लेन करने के लिए तो है नहीं, राइट, कि नॉर्मली क्या ऑर्डिनरी सब्जेक्ट यानी जो नॉर्मल सा सब्जेक्ट है जो हर कोई लेता है। फिर आपने बोला कॉलेज सब्जेक्ट यानी कि जो कॉलेज में सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं उनकी बात हो रही है, क्लियर। नेक्स्ट फ्लाइट। अब फ्लाइट की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं चैप्टर में, फर्स्ट फ्लाइट, सबसे पहली बार जब किसी फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हैं या किसी का एयरलाइन की सबसे पहली फ्लाइट है वो, तो क्या बोलोगे, फर्स्ट फ्लाइट। सिमिलरली ऑर्डिनरी फ्लाइट यानी जैसे नॉर्मली फ्लाइट्स होती हैं उसी तरीके का जो है इवेंट रहा या फिर एक्सपीरियंस रहा। नेक्स्ट रफ फ्लाइट, भाई बहुत ज़्यादा टर्ब्यूलेंस था, बहुत ज़्यादा अजीब फ्लाइट रही, तो क्या हो गया, रफ फ्लाइट। सिमिलरली अनकंफर्टेबल फ्लाइट यानी कि कंफर्टेबल नहीं था सामने वाला पैसेंजर इन द फ्लाइट, तो अनकंफर्टेबल फ्लाइट, क्लियर। तो नॉर्मली फ्लाइट बोलते और उसको मॉडिफाई कर रहे हो तो डिफरेंट वेज में आप उसे एक्सप्लेन कर रहे हो, क्लियर। सिमिलरली कॉफी कैसी हो सकती है, तो बहुत ईजी है भाई, ब्लैक कॉफी, ऑर्डिनरी कॉफी, इनविगोरेटिंग कॉफी। अगेन इनविगोरेटिंग वर्ड हमें पता है, एनर्जाइजिंग और रिफ्रेशिंग, क्लियर। फेयरवेल की बात करें अगर, जब आप कहीं से जाते हो, हमेशा के लिए आप किसी चीज़ को छोड़ के जा रहे हो तो आपको एक फेयरवेल मिलता है, राइट, एक बहुत अच्छा गुड बाय, तो वो क्या हो जाता है, कॉलेज फेयरवेल, हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, ठीक है। कॉलेज फेयरवेल जो इवेंट होता है सभी मिलके भाई एक दूसरे को बाय बाय करते हैं, और हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल यानी कि यू वर जस्ट गोइंग अवे फ्रॉम समवन यू लव्ड अ लॉट, ठीक है। तो हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, क्लियर, ऑल राइट। सिमिलरली नेक्स्ट है लैंडस्केप। लैंडस्केप यानी कोई भी जगह का जो हमको दिख रहा है, एक ब्यूटी दिख रही है, तो वो कैसे हो सकती है, रफ लैंडस्केप, बेयर लैंडस्केप। रफ यानी कि बहुत ज़्यादा खुरदरा है, कुछ सॉफ्टनेस नहीं है, स्मूथनेस नहीं है ऑन द रोड, और क्या बोला है, बेयर लैंडस्केप। बेयर यानी खाली, कुछ भी नहीं है उस पर, एम्प्टी, तो क्या हो जाएगा, एम्प्टी सा लैंडस्केप, तो बेयर लैंडस्केप, क्लियर। चैटर बॉक्स यानी जो बहुत ज्यादा बकबक करता है, राइट, तो इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स ऑलरेडी फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक में पढ़ चुके हो, द वन हु कैन नॉट रिफॉर्म हिमसेल्फ और हरसेल्फ। रिडिक्यूलस चैटर बॉक्स यानी जो फालतू में बहुत ज्यादा बातें करता है बट बहुत ज्यादा यूजलेस बातें करता है, ठीक है। व्यू कैसा हो सकता है भाई, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पैनोरामिक व्यू यानी वाइडर स्केल पे जो व्यू दिखता है हमको। ऑर्डिनरी व्यू नॉर्मल व्यू है भाई, जिस तरीके के व्यूज हम देखते आए हैं। ट्रिमेंडस व्यू यानी वेरी ब्यूटीफुल व्यू, क्लियर।
ड्रेसेस कैसी हो सकती है भाई? ऑर्डिनरी ड्रेसेस, बर्थडे ड्रेसेस, मैरिज ड्रेसेस, 100 ड्रेसेस। 100 ड्रेसेस द चैप्टर नेम, राइट? तो बहुत सारे वर्ड्स आप ड्रेसेस के लिए भी यहाँ पर यूज कर पा रहे हो। एंड फाइनली हैंकरचीफ को क्या बोल सकते हो? कलर बता सकते हो, व्हाइट हैंकरचीफ, क्लीन हैंकरचीफ भाई साफ है, एंड ऑर्डिनरी हैंकरचीफ, हैंकरचीफ यानी रुमाल, ठीक है? तो इस तरीके के क्या है भाई, बहुत ईजी सी बच्चों जैसी एक्टिविटी है बिल्कुल। बस आपको ये सिखाना है कि हम डिफरेंट वर्ड्स को यूज करके नाउन को मॉडिफाई कर सकते हैं। क्लियर? ऑल राइट। नेक्स्ट है प्रोफेशन। अब प्रोफेशन भी कैसा हो सकता है, यानी जिसका भी जो जॉब है। फैमिली प्रोफेशन यानी हमेशा से एक ही जनरेशन में जो काम चलता आ रहा है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, फैमिली प्रोफेशन। फर्स्ट प्रोफेशन, पहली लाइफ टाइम जो जॉब है वो। ऑर्डिनरी प्रोफेशन, आमतौर पे जो बहुत से लोग जॉब करते हैं, दैट इज ऑर्डिनरी प्रोफेशन। सेलिब्रेशन तो भाई बहुत ही ईजी है, कोई भी सेलिब्रेशन हो सकता है, मैरिज सेलिब्रेशन, बर्थडे सेलिब्रेशन, राइट? सो बर्थडे सेलिब्रेशन, ट्रिमेंडस सेलिब्रेशन, फैमिली सेलिब्रेशन। क्लियर? रोर कैसा हो सकता है, यानी दहाड़ना, सॉर्ट ऑफ अ वॉइस, तो क्या हो गया? लाउड रोर, ट्रिमेंडस रोर। क्लियर? तो बहुत ही इजीली कुछ वर्ड्स दे दिए हैं, जैसे यू नो रोर नॉर्मल होता, लाउड और ट्रिमेंडस उसको मॉडिफाई कर रहा है। सिमिलरली सेलिब्रेशन बहुत से हो सकते हैं, बर्थडे सेलिब्रेशन उसको मॉडिफाई कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। क्लियर? ऑल राइट। नेक्स्ट इज रीड दिस सेंटेंस। He shook himself and I half expected a cloud of dust। क्या बोला गया है कि भाई जो ऑटर है वो इतना मड में भरा हुआ था कि जब उसने अपने आप को शूक किया, शेक किया, तो डेफिनेटली क्या लग रहा था कि जैसे ही वो शेक कर रहा था तो ऑथर को लग रहा था बहुत ज़्यादा धूल उड़ने वाली है, राइट? क्लाउड ऑफ डस्ट यानी बहुत ज़्यादा धूल, ठीक है? द ऑथर यूजेज अ क्लाउड ऑफ डस्ट टू गिव अ पिक्चर ऑफ अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ डस्ट। Phrases like this indicate a particular quantity of something that is not usually countable। यानी cloud of dust को आप गिन तो सकते नहीं हो कितनी मिट्टी, राइट? तो कुछ ऐसे phrases होते हैं जिनको आप तब यूज करते हो जब किसी चीज को आप काउंट नहीं कर सकते, 2, 3, 4 नंबर्स नहीं दे सकते हो, तो हम बोल देते हैं ऐसे कुछ phrases का यूज होता है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल अ बिट ऑफ लैंड, जैसे कि कोई लैंड है तो हम बोल सकते हैं कि मुझे अ बिट ऑफ लैंड बाय करना है, जब काउंट नहीं कर सकते आप लैंड को, राइट? तो बिट ऑफ लैंड यानी थोड़ा बहुत पार्ट ऑफ द लैंड। अ ड्रॉप ऑफ ब्लड यानी कि सिर्फ एक बूंद, ठीक है? तो आप अ ड्रॉप ऑफ ब्लड का यूज करके ये नहीं बता सकते ना कि वो 1 ड्रॉप में भी कितना मिलीलीटर्स है, काउंट नहीं कर सकते, तो हम क्या बोल देते हैं? अ ड्रॉप ऑफ ब्लड। अ पिंच ऑफ सॉल्ट, जैसे अगर कोई बोलता है कि भाई इसमें, जैसे आप रेसिपीज सुनो, अगर कुकिंग शोज देखो तो बोलते हैं पिंच ऑफ सॉल्ट एज पर योर टेस्ट, राइट? स्वाद अनुसार, जो हिंदी में बोलते हो। तो पिंच ऑफ सॉल्ट क्यों बोलते हैं भाई? क्योंकि सॉल्ट के जो पार्टिकल्स है वो काउंट नहीं करोगे कि 4 दाने डालने हैं, ठीक है? तो इसलिए बोल देते हैं पिंच ऑफ सॉल्ट। अ पीस ऑफ पेपर यानी थोड़ा बहुत पेपर का पार्ट विच वी कैन नॉट काउंट, राइट? तो इसीलिए हम ऐसे कुछ फ्रेजेस का यूज करते हैं। डन? ऑल राइट। Match the words on the left with the word on the right. Some words can go with more than word on the right. अब आपको कुछ ऐसे दे दिए हैं, portion of, a pool of, flakes of, a huge heap of, और कुछ words यहाँ दे दिए हैं, तो हमें वो phrases form करने हैं जो normally हम use करते हैं। पहले तो समझ लो किसका क्या मतलब है। अ पोर्शन ऑफ यानी किसी का थोड़ा बहुत पार्ट, जैसे अ पोर्शन ऑफ फूड अगर बोल दो आप तो खाने का थोड़ा बहुत पार्ट, ठीक है? अब पूल ऑफ, तो पूल ऑफ क्या होता है? पूल मीन्स बहुत ज्यादा वाइड, ठीक है? पूल क्या है? स्विमिंग पूल जैसे, तो बहुत बड़ी प्लेस। नेक्स्ट फ्लेक्स ऑफ, फ्लेक्स का मतलब क्या होता है? जैसे स्नो फ्लेक्स बोलते हैं जैसे हम, राइट? थोड़े बहुत दाने टाइप, तो उन्हें हम क्या कह देते हैं? फ्लेक्स। नेक्स्ट अ ह्यूज हीप ऑफ, हीप का मतलब होता है जब बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाना, जैसे कचरे का अगर ढेर लग जाता है, इंग्लिश में क्या बोलोगे? अ हीप ऑफ व्हाटएवर गार्बेज, ठीक है? तो हीप का मतलब क्या होता है? जब बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाती है कोई चीज, दैट इज अ हीप ऑफ। एंड अ गस्ट ऑफ, तो गस्ट ऑफ इज ऑल्सो अगेन टेलिंग यू कि भाई बहुत ज्यादा क्वांटिटी में विच वी कैन नॉट काउंट। क्लियर? तो सारे ही वर्ड्स क्या कर रहे हैं? सेम चीज बता रहे हैं। ऐसे फ्रेजेस हम फॉर्म करेंगे जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। क्लियर? ऑल राइट। और उनके साथ कुछ वर्ड्स दे दिए हैं जिनका मीनिंग आई थिंक आप ऑल सबको क्लियर होगा। ब्लड मीन्स व्हाट? खून। कॉटन मीन्स व्हाट? जिसे आप रुई वगैरह बोलते हो। नेक्स्ट स्टोन्स क्या है? पत्थर। गोल्ड, सोना। एंड फ्राइड फिश क्या है? अ फिश विच इज फ्राइड। क्लियर? तो ये सब कुछ इजी से वर्ड्स हैं। अब आपको इन सबको कंबाइन करना है, कुछ फ्रेजेस बनाने। क्लियर? ऑल राइट। नेक्स्ट इज लिटिल ड्रॉप्स ऑफ, यानी थोड़ी बहुत ड्रॉप्स या बूंदे। स्नो क्या है भाई? बर्फ। नेक्स्ट अ पीस ऑफ, यानी किसी का टुकड़ा। फिर दिया हुआ है वाटर। एंड अ पॉट ऑफ, यानी पॉट ऑफ यानी मटका सॉर्ट ऑफ, ठीक है? और विंड क्या है? हवा। क्लियर? तो इस तरीके से आपको अब फ्रेजेस फॉर्म करने हैं। चलिए फाइनली देखते हैं इनके आंसर्स। जैसे हम बोल सकते हैं, मैंने क्या बोला? पोर्शन ऑफ फूड बोलते हैं, राइट? तो फ्राइड फिश क्या है? खाना है, तो अ पोर्शन ऑफ फ्राइड फिश जो हो जाएगा वन ऑफ दी phrases. Next, a pool of water. Again we already discussed, pool है भाई, स्विमिंग पूल की बात हुई है जैसे, तो वाटर के साथ तो डेफिनेटली ये जाएगा, तो क्या हो जाता है? पूल ऑफ वाटर।
नेक्स्ट फ्लेक्स ऑफ स्नो, अभी बताया था स्नो फ्लेक्स बोलते हैं जिसको, राइट, तो हम क्या बोल देते हैं फ्लेक्स ऑफ स्नो। अ ह्यूज हीप ऑफ स्टोन्स, यानी पत्थर का ढेर लगा हुआ, स्टोन्स का ढेर, तो हो जाएगा हीप ऑफ स्टोन्स। नेक्स्ट अ गस्ट ऑफ विंड, यानी बहुत ज़्यादा एक साथ हवा आ जाए ना तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जो काउंट नहीं कर सकते तो क्या बोल देंगे अ गस्ट ऑफ विंड। लिटिल ड्रॉप्स ऑफ ब्लड, ड्रॉप्स तो भाई लिक्विड की होगी तो आप लिटिल ड्रॉप्स ऑफ ब्लड बोल लो, लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर बोल लो, दोनों ही क्या होंगे सही फ्रेजेस। नेक्स्ट जैसे पीस चाहिए किसी का, पीस किसका होता है, जैसे पीस ऑफ पेपर, पीस ऑफ क्लोथ, राइट, तो यहाँ कॉटन गिवन है तो हो जाएगा पीस ऑफ कॉटन। और पीस ऑफ फ्राइड फिश भी बोल सकते हो, राइट, कि गिव मी जस्ट वन पीस ऑफ फ्राइड फिश, तो हो जाएगा पीस ऑफ फ्राइड फिश। देन अ पॉट ऑफ गोल्ड, सोने से भरा हुआ मटका, तो अ पॉट किसके लिए यूज करोगे, जिसमें बहुत सारी चीजें आप डालकर स्टोर कर रहे हो, तो अ पॉट ऑफ ब्लड। क्लियर, तो ये सब गोल्ड, तो ये सब चीजें फ्रेजेस जो है हम यूज करते हैं फॉर द क्वांटिटीज विच वी कैन नॉट काउंट। क्लियर, ऑल राइट। Use a bit of, a piece of, a bunch of, a lump of, a cloud of, वापस से यही सारे वर्ड्स दिए हैं। With the italicized nouns in the following sentences. The first has been done for you as an example. आपको क्या करना है ना, यहाँ पे जो भी noun given है उनके साथ आपको यूज करना है या तो use bit of, a piece of, a bunch of, a lump of या cloud of, ठीक है, और उन sentences को rewrite करना है। जैसे पहला आपको example given है, my teacher gave me some advice। अब some advice है, कुछ एडवाइस दी है, सजेशन दिया है, आप उसे काउंट नहीं कर सकते, तो हम क्या बोलते हैं bit of, ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या बोला, my teacher gave me a bit of advice, यानी थोड़ी बहुत एडवाइस हमको दी। कैन यू गिव मी सम क्ले प्लीज, क्या मुझे थोड़ा सा क्ले मिल सकता है, क्ले जिससे आप पॉट वगैरह बनाते हो, टेंसिल्स बनाते हो, उसे आप कहते हो क्ले, ठीक है, तो कैन यू गिव मी सम क्ले प्लीज, तो सम क्ले की जगह हम क्या बोल सकते हैं, कैन यू गिव मी अ लंप ऑफ क्ले प्लीज, लंप यानी कि एक तरीके से क्या बोलूं, बॉल बना लेना क्ले की, ठीक है, उतना पार्ट, तो हम बोल देते हैं लंप ऑफ क्ले। क्लियर, ऑल राइट। नेक्स्ट है द इंफॉर्मेशन यू गेव वॉज वेरी यूजफुल, यानी जो आपने इंफॉर्मेशन दी वो बहुत यूजफुल थी, तो हम क्या यूज करते हैं द बिट ऑफ इंफॉर्मेशन, नहीं तो द पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को भी आप यूज कर सकते हो यहाँ पे, राइट, तो द बिट ऑफ इंफॉर्मेशन या फिर द पीस ऑफ इंफॉर्मेशन यू गेव वॉज वेरी यूजफुल। नेक्स्ट, बिकॉज ऑफ दीज फैक्ट्रीज स्मोक हैंग्स ओवर द सिटी। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो कि फैक्ट्रीज में स्मोक की बात हो रही है, जब आप क्लाउड ऑफ डस्ट की बात कर सकते हो, राइट, तो आप स्मोक के लिए भी क्लाउड ऑफ स्मोक बोल सकते हो, तो हम क्या बोल रहे हैं, बिकॉज ऑफ दीज फैक्ट्रीज अ क्लाउड ऑफ स्मोक हैंग्स ओवर द सिटी, यानी सिटी के ऊपर एक पूरी तरीके से एक स्मोक का क्लाउड बन गया। क्लियर, ऑल राइट। नेक्स्ट है टू स्टोन्स रब टुगेदर कैन प्रोड्यूस स्पार्क्स ऑफ फायर, अगर दो पत्थरों को रब करोगे तो फायर या चिंगारी निकल सकती है, उसको क्या कह सकते हैं, टू पीसेज ऑफ स्टोन रब टुगेदर कैन प्रोड्यूस स्पार्क्स ऑफ फायर। तो यहाँ पर हमें क्या बोला, स्टोन्स ना, तो हमने क्या बता दिया, दो पीसेज ऑफ स्टोन, ठीक है, तो इस तरीके से हम इनको मॉडिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, ही गेव मी सम फ्लावर्स ऑन माई बर्थडे, और फ्लावर्स के लिए तो आपको पता ही है बंच का यूज होता है, राइट, बंच ऑफ फ्लावर्स, तो हम क्या बोल सकते हैं, ही गेव मी अ बंच ऑफ फ्लावर्स ऑन माई बर्थडे, वेरी इजी, राइट, ऑल राइट। नेक्स्ट है थिंकिंग अबाउट द पोएम, यानी फाइनली हमने अपने चैप्टर के क्वेश्चंस कर लिए हैं। नाउ वी विल डिस्कस सर्टेन क्वेश्चंस जो कि एनसीईआरटी में आपकी पोएम पे बेस्ड है, बहुत छोटी सी पोएम है तो क्वेश्चंस भी बहुत छोटे से हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज सैंडबर्ग थिंक द फॉग इज लाइक, डायरेक्ट क्वेश्चन है, फॉग को किससे कंपेयर किया है, कैट से, तो वही लिखना है, सैंडबर्ग या फिर कार्ल सैंडबर्ग जो हमारे पोएट हैं, थिंक्स दैट द फॉग इज लाइक अ कैट, वेरी इजी आंसर। हाउ डज द फॉग कम, फॉग कैसे आता है, बिल्कुल कैट की तरह, साइलेंटली ऑन अ कैट्स फीट, तो द फॉग कम साइलेंटली लाइक अ कैट ऑन इट्स स्मॉल फीट। क्लियर, What does it in the third line refer to, हमको पता है it keeps looking around की जो लाइन है उसमें it का मतलब क्या है, fog, तो it refers to fog। बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, does the poet actually say that the fog is like a cat, फाइंड थ्री थिंग्स दैट टेल अस दैट फॉग इज लाइक अ कैट, तो हमें पता है एक्चुअली में तो नहीं बोल रहे हैं कि वो बिल्ली ही है, फॉग जो है वो कैट है, ऐसा नहीं बोला है, कंपेयर किया है कि जिस तरीके से फॉग साइलेंटली आता है, साइलेंटली जाता है, हंचेस पे बैठता है, वैसे ही कैट भी करती है, राइट, तो सिर्फ कंपैरिजन किया है। तीन चीजें कौन सी हैं अभी बताया कि एंट्री, अराइवल, देन डिपार्चर एंड देन ऑल्सो द सिटिंग पोस्चर। क्लियर, ऑल राइट, चलिए इसका आंसर डिस्कस करते हैं।
So the poet does not actually say that the fog is like a cat, but he uses the metaphor of cat for comparison. Metaphor क्या है? एक poetic device जिसे हम compare करते हैं, right? किसी भी चीज को. तो यहाँ पर सिर्फ एक as a metaphor use किया है poet ने, एक poetic device use की है जिसमें वो fog को cat से compare कर रहे हैं बस, ठीक है? 3 things that tell us that fog is like a cat. 3 चीजें बताना है जिससे fog cat से compare कर सकते हो. तो पहली चीज, it comes silently like a cat on its small feet. It looks over the harbor and city like a cat and it sits on its haunches like a cat. तो ये तीनों posture, departure, arrival यहाँ एक साथ पूरी city या harbor को cover कर लेना. ये तीनों points क्या बताते हैं कि किस तरीके से fog जो है cat से compare हो सकता है. Clear? Very easy. All right. Next is, you know that a metaphor compares two things by transferring a feature of one thing to the other, right? दो चीजों को compare करने के लिए हम metaphor का use करते हैं. Find metaphors for the following words and complete the table below. Also try to say how they are alike. The first is done for you. तो हमें metaphors use करने हैं. पहला example हमें दिया है और ये भी बताना है कि ये कैसे same है. Clear? All right. जैसे कि हमें दिया है storm. ठीक है, स्टॉर्म यानी तूफान. कंपेयर किससे कर रहे हैं? मेटाफर क्या है? टाइगर. क्यों कंपेयर कर रहे हैं स्टॉर्म और टाइगर को? बिकॉज पाउंस्ड ओवर द फील्ड्स एंड ग्राउल्स, यानी कि टाइगर का क्या है भाई काम? एक तो ये झपट्टा मारता है, पाउंस, और ग्राउल यानी कि बहुत जोर से दहाड़ता है, आवाजें करता है. सेम चीज स्टॉर्म की है, तूफान की है, कि वो जो है सबको एकदम से सबके ऊपर अटैक करता है स्टॉर्म, राइट. और ये आवाजें यानी कि हवाएं की आवाजें भी चलती, राइट. विंड की एक साउंड भी होता है. तो हम इसीलिए मेटाफर यूज कर सकते हैं किसे? टाइगर को फॉर स्टॉर्म. क्लियर? वैसे ही हमें ट्रेन, फायर, स्कूल और होम के लिए मेटाफर्स देखने हैं और उसको किस तरीके से हम मीनिंग देख सकते हैं वो बताना है, यानी किस तरीके से दोनों सेम है वो हमें डिस्क्राइब करना है. क्लियर? ऑल राइट. तो लेट्स सी फॉर द ट्रेन. ट्रेन को हम कंपेयर कर सकते हैं स्नेक के साथ. ऐसा क्यों? लॉन्ग रोप लाइक बॉडी. स्नेक की कैसी बॉडी होती है? बिल्कुल बड़ी सी रस्सी जैसी, रोप जैसी. सेम ही ट्रेन को भी बोल सकते हो एक बड़ी रस्सी सी है भाई, एक जितनी बोल सकते हो वर्टिकली जो हॉरिजॉन्टली जो एक लेंथ है ना, वैसी स्नेक का होता है. तो हम इस पॉइंट पे कि दोनों का जो पोस्चर है या दोनों का एक तरीके का जो बोल सकते हो एक अपीयरेंस है वो सेम है. क्लियर? तो इसीलिए हम यहाँ पर इसे मेटाफर की तरह यूज करें. नेक्स्ट है फायर. अब फायर का तो पता ही है, गरम, राइट. वैसे ही हम सन के साथ कंपेयर कर सकते हैं. सो सिंबल ऑफ पावर. दोनों को ही, फायर को भी और सन को भी, एक पावर का सिंबल माना जाता है. नोबडी कैन टच देम, राइट. तो फायर और जो सन है दोनों ही क्या है? पावरफुल. क्लियर? नेक्स्ट स्कूल. स्कूल को आप टेम्पल के साथ कंपेयर कर सकते हो, मंदिर के साथ कंपेयर कर सकते हो. टीचेस मॉरल वैल्यूज, वर्च्यूज. आपको अच्छी आदतें, अच्छी बातें दो ही जगह सीखने को मिलती हैं, एक स्कूल में और एक मंदिर में. इसीलिए हम दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं. तो टेम्पल जो है इट कैन वर्क एज अ मेटाफर फॉर द स्कूल. क्लियर? फाइनली होम जो है उसे आप किसी भी शेल्टर से, यानी कहीं पे भी जब हम रहते हैं उसे हम बोलते हैं शेल्टर. तो इन्हें कंपेयर क्यों कर रहे हो? सेफ्टी, वार्मथ. अगर आप किसी जगह पे रहते हो, घर हो या कोई भी शेल्टर हो, दोनों जगह पे क्या इंपॉर्टेंट होता है? एक वार्मथ होती है, अपनापन होता है, और क्या होते हैं? सेफ्टी होती है. क्लियर? तो इस तरीके से हम डिफरेंट मेटाफर्स को यूज करते हैं फॉर डिफरेंट वर्ड्स. क्लियर? ऑल राइट. नेक्स्ट है, डज दिस पोएम हैव अ राइम स्कीम? Poetry that does not have an obvious rhythm or rhyme is called free verse. तो हम अगर इस पोएम को वापस से देखें ना जाकर, तो हर एक लाइन अगर आप देखते हो कहीं पे कोई राइमिंग स्कीम नहीं है, कोई भी वर्ड जो है नेक्स्ट लाइन के लास्ट वर्ड से राइम नहीं करता, एक म्यूजिकल साउंड नहीं है. ठीक है? तो ये पूरी पोइट्री क्या है? विदाउट राइमिंग स्कीम. और जिस पोइट्री में राइमिंग स्कीम नहीं होती उसे हम फ्री वर्स कहते हैं, फ्री पोइट्री कहते हैं. क्लियर? This poem does not have a rhyme scheme as the sentences do not end with like sounds, यानी एक जैसे साउंड के साथ एंड नहीं होते हैं. There is no pattern of similarity in the sounds of the ending words of any of the sentences. Therefore, the poem is written in free verse. क्योंकि कोई similarity नहीं है, कोई sound ही नहीं है मैच कर रहा, तो ये एक free verse का example है जो poem fog है. क्लियर? तो इसे हम कह सकते हैं कि free verse या free poetry का example है. Done? All right. So with this we finally come to an end of our topic, which is NCERT solutions of chapter Mitchell the Otter. I know it has been a little lengthy video, but it's okay, we have to solve each and every question, right? So I hope आपको हर एक question समझ आया है. You know what different aspects are there in this chapter, whether it's text related or language related, grammar related or the poem related. Clear? चलिए अब next video में हम discuss करेंगे extract based questions based on the story Mitchell the Otter. Till then take care of yourself. और इस
टॉपिक की नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।